लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे बैठे हैं, बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मुझे एक बार जल्दी से इंडिकेट करें। और जो बोर्ड पर जो लिखा है क्या वो आपको दिख रहा है? धुंधला ही सही पर क्या आपको नजर आ रहा है बच्चों? चलिए ना, अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमें बहुत पढ़ना है बच्चों ना। आज का हमारा टारगेट ये है कि हम ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहते हैं और अगली क्लास में जो है फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आप मॉड्यूल में पेज नंबर 110 पर आ जाए जल्दी से ना। आपके मॉड्यूल में देखिए लेफ्ट साइड वाला पेज है, पेज नंबर 110। हम डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जो है उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें दो बिंदु रह गए थे, उनका फंक्शंस और उनके स्पेशल पॉइंट। आइए पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लेटलेट्स पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद हम जो है रक्त का स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद हम रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप वाला पार्ट डिस्कस करना चाहते हैं ना। तो जो लाइव टेलीकास्ट में बैठे हैं उनमें पहले बता दूं बच्चों, ये क्लास जो है आपको अपने आप से एंड नहीं करनी है ना। मानकर चलेंगे कि आज की हमारी क्लास जो है वो 1:15 तक तो चलेगी सही, और कोशिश रहेगी कि 1:30 से पहले हम फ्री हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 1:45 जो है दूसरा बैच शुरू होना होता है। तो मान के चलें 1:15 से 1:30 के बीच में आज हमारी क्लास चलने वाली है। मुझे नॉन स्टॉप बोलना है। चलिए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप पढ़ने के मूड में ना बच्चों? आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हम अगली क्लास में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आराम से ना। और हर दिन किसी न किसी का बर्थडे होगा, तो अच्छी बात है, आप मुझे चॉकलेट देते रहा करो, मैं अपनी गुड़िया को खिला दूंगा। ठीक ना, उसको ऐसा लगता है कि पापा लेकर आए, तो क्रेडिट गोज टू पापा। आप समझ रहे हो क्या? हाँ, तो पापा इज अ वेरी गुड पापा है ना। चलिए आज शुरू कर देना। चलिए फिर आज का लेक्चर हम फिर से जो है अपनी बर्थडे गर्ल को डेडिकेट करते हैं। एक बार आप उसके लिए बर्थडे के लिए ताली बजा सकते हैं। किधर गई, किधर गई है, किधर? चलिए ना, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जो मैंने उनको कहा था वो सेम आपके लिए ना जेरोक्स कर लेना, ठीक है ना? अरे समय कम है हमारे पास है ना। जो मैंने उनको कहा था आप जेरोक्स कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ना। लेक्चर आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली पढ़ेंगे मुस्कुराहट के साथ ना। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए, हमने शुरुआत की थी बच्चों वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अथवा पढ़ने के मूड में आ जाए, अलर्ट होकर बैठ जाए। गुड मॉर्निंग। मुझे नॉन स्टॉप बोलना है, हमें पढ़ना बहुत सारा है आज, और हम पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम बगल वाले बैचेस के साथ चले ना। शाम वाले बैच के बराबर नहीं हम, पर हम जो है कम से कम हम दो बैचेस जो है वो साथ में चलना चाह रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे ना। लेकिन कोई टारगेट नहीं है कि करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा, और हो जाएगा तो हो जाना चाहिए ना। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए ना, हमने शुरुआत की थी बच्चों वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको संवहनीय उत्कर्ष कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ना। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो एग्जांपल्स होते हैं, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। ब्लड वाला पार्ट आज हम कंप्लीट करना चाहते हैं। सुने ना, ब्लड जो है वो एक आभासी संयोजी ऊतक होता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इसलिए उसमें तंतु जो है वो फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो ब्लड में दो ही चीजें होती है, मैट्रिक्स और सेल है ना। ब्लड की मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। रिवाइज करवा रहा हूँ, ब्लड की मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। ये हल्की पीले रंग का द्रव होता है। इसका अधिकांश भाग जो है यकृत से बनकर आता है, थोड़ा बहुत भाग जो है वो लसिकांगों से बनकर आता है। ये टोटल ब्लड का 55% भाग बनाता है। याद करो, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आज हमारे काम आने वाले हैं, जैसे याद करो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये ब्लड प्लाज्मा के वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि रक्त के स्कंदन यानी रक्त के थक्का का निर्माण में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। याद करो, ब्लड प्लाज्मा के अंदर हम एल्ब्यूमिन की बात भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। हम ग्लोबुलिन की बात कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। और याद कीजिए जो गामा ग्लोबुलिन है उसको एंटीबॉडीज कहा जाता है, प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो ये सब चीजें हमारे काम आएंगी ना, आराम से पढ़ रहे हैं। ब्लड में दो चीजें आती है, मैट्रिक्स और सेल। मुझे नॉन स्टॉप बोलना बच्चों, प्लीज सुने ना। मैट्रिक्स को कहा जाता है प्लाज्मा, ये टोटल ब्लड का 55% भाग बनाती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ना, फिर आते हैं ब्लड में सेल्स। ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनको मोर एप्रोप्रिएटली हमको कहना चाहिए ब्लड कॉर्पसस, उनको रक्त कणिकाएं कहना चाहिए। ये टोटल ब्लड का 45% भाग बनाते हैं। उस 45% का 99% बनाते हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, उनको एरिथ्रोसाइट कहा जाता था। आरबीसी वाला पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए ना, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी बारे में। हल्का से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है क्योंकि रंगहीन होती है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन जैसा कलर देने वाला कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। फिर हमने बात की थी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी टीएलसी। मैंने आपको एक वर्ड समझा था टीएलसी, कुछ याद रहेगा? अलग अलग ल्यूकोसाइट का जो इंडिविजुअल काउंट होता है वो उसका टीएलसी कहलाता है। जब सबके टीएलसी को जोड़ेंगे तो टीएलसी आएगा, और वो आपको टीएलसी होता है 6000 से 8000 पर एमएल क्यूब। उसमें प्लस माइनस 2-3 हजार हो सकता है। हमने डिस्कस किया था जब बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हम अपने टीएलसी को बढ़ा लेते हैं नियंत्रित तौर पर, ये कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। कभी कभी जो है एड्स और टाइफाइड के अंदर हमारा टीएलसी कम हो जाता है, उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। और ब्लड कैंसर जो होता है ल्यूकेमिया, उसके अंदर जो है अनियंत्रित तौर पर अगर टीएलसी बढ़ जाता है मोर देन 1 लाख पर एमएल क्यूब, उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चों ना, अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, पहली बात तो वो अमीबिया आकृति के होते हैं। मैंने वो पूरी टेबल यहाँ पर ड्रॉ नहीं की है ना, समझे ना। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो अमीबीय कोशिकाएं होती हैं। याद करो, ल्यूकोसाइट जो होते हैं उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैच्योर आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अभी हम देखेंगे प्लेटलेट्स जो होते हैं बिंबाणु, वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। पर डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। अब समझने कुछ है ना,
डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में, मैं पूरा रिवाइज करूं बच्चों ना, कनिकाएं होती हैं या फिर नहीं होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं या नहीं होते हैं, उस बेसिस पर हम ल्यूकोसाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया करते थे। एक होते हैं कनिकामय श्वेताणु यानी ग्रेनुलोसाइट्स, उसमें तीन आते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, या तो एसिडोफिल को इओसिनोफिल भी कहा जाता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ना, फिर एक आते हैं ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म बिल्कुल स्वच्छ होता है, बिल्कुल साफ होता है, वो कनिका विहीन होता है, उनको कहा जाता है ए ग्रेनुलोसाइट। उसमें दो उदाहरण आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। या तो मोनोसाइट, पहले मैं आपको रिवाइज करता हूं, एसिडोफिल के अंदर बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, कुछ याद आ रहा है क्या? या तो बेसोल में एस शेप न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें सबसे ज्यादा लोब मिलते हैं, 3 से 5 लोब मिलते हैं। या तो मोनोसाइट जो एक्चुअली में बृहदभक्षकाणु मैक्रोफेजेस होते हैं, उनके अंदर किडनी शेप वृक्क की आकृति का केंद्रक मिलता है, और लिम्फोसाइट के सेंटर में एक गोल न्यूक्लियस होता है। ये कुछ याद आ रहा है क्या? ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चों ना, एक काम करते हैं, आपके मन में एक बार फिर से चेक करते हैं, पेज नंबर 110 पर देखो वो टेबल बनी हुई है ना, अब उस टेबल में आप चेक कर लो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है साइज। क्या साइज वाला हम पढ़ चुके हैं? मैंने यहाँ पर देखो साइज फिर से लिखी है, एसिडोफिल में 10 से 14 माइक्रोमीटर, 8 से 10 माइक्रोमीटर, 10 से 12 माइक्रोमीटर, 12 से 20 और 6 से 16, शायद मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे छोटा ग्रेनुलोसाइट, तो आंसर जाएगा बेसोफिल। पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी, तो फिर आंसर जाएगा लिम्फोसाइट। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, तो आंसर जाएगा मोनोसाइट। ये 20 माइक्रोमीटर हो सकता है, यानी कंक्लूजन ये है, कुछ फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ रहे हैं, समझे ना, रिवीजन चल रहा है। अगर ग्रेनुलोसाइट पूछा जाए तो इन तीन में से आपका चयन करना है, अगर ए ग्रेनुलोसाइट पूछे तो इन दो में से चयन करना है, लेकिन अगर ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी पूछे तो फिर इन पांचों में आपको देखना होगा ना। चलिए उसके एक बार टेबल को वापस से देखते हैं। सबसे पहले साइज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद लिखा हुआ है लाइफ स्पैन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद स्टेन विद लिखा हुआ है। याद करो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का कॉलम खाली है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वहां पर हम जो है अभिरंजक यानी स्टेनिंग की बात नहीं करते हैं। अगला देखो लिखा हुआ है शेप ऑफ न्यूक्लियस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फंक्शंस, ये मैं आज पढ़ना है। उसके बाद है नंबर डीएलसी वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। मुझे तो सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन से होते हैं? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 0.5 to 1% ऑफ टीएलसी होते हैं, और सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी होते हैं न्यूट्रोफिल्स, वो टीएलसी का 60 से 65 यानी पता हम डिस्कस कर चुके हैं ना। लास्ट में देखो डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बॉक्स के अंदर हमें बस दो हेडिंग पढ़ने हैं, एक फंक्शंस और एक उनके स्पेशल पॉइंट। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ बच्चों, क्लास जो है वो 1:15 से पहले आज नहीं छूट पाएगी, इससे क्लियर? अब पढ़ेंगे आराम से, जितना होगा उतना करते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं, सुने ना। लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे बताएं बच्चों प्लीज। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए ना, अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं, सुने ना। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके फंक्शंस और इनके स्पेशल पॉइंट्स है ना। जितना मॉड्यूल में लिखा हुआ है नीट लेवल पर, हम फिलहाल से उतनी बातें करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, सुने ना, सुनिए। देखिए बच्चों, जो आरबीसीज होते हैं उनका प्राथमिक कार्य होता है गैसेस का परिवहन करना। हम देखेंगे प्लेटलेट्स का प्राथमिक कार्य होता है रक्त के थक्के का निर्माण करना, यानी ब्लड कोगुलेशन। और हम देख चुके हैं जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कहीं ना कहीं ये हमें सुरक्षा प्रदान करने में, इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब सुना ना, समझे। पहले शुरू करने जा रहा हूँ फंक्शंस ऑफ एसिडोफिल, ध्यान सुना ना। आप इतना याद रखें, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी। पहले तो समझो, एलर्जी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एलर्जी जब कोई होती है तो उसके अंदर शरीर में बहुत सारे डब्ल्यूबीसी मिलकर काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनाते हैं आईजीई एंटीबॉडी। थोड़ा आइडिया क्या? जो आईजीई एंटीबॉडी होती है वो एलर्जी में हेल्प करती है। जैसे समझो, जो बेसोफिल्स होते हैं वो हूबहू मास्ट सेल की तरह होते हैं, और या फिर मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करेगा, सेरोटोनिन रिलीज करेगा। तो बेसोफिल भी तो हिस्टामिन सेरोटोनिन निकालेंगे, और ये भी कहीं ना कहीं एलर्जी में हेल्प करते हैं। एसिडोफिल भी एलर्जी में हेल्प करते हैं, पर हम एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं, तो आप याद रखना, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, यानी कि कोई भी अगर हमें एलर्जी बीमारी हो जाए, मैं एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा बच्चों ना, इत्मीनान से। अगर हमें कोई भी एलर्जी बीमारी हो जाती है, या फिर मान लो कोई भी पैरासिटिक इंफेक्शन हो जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? एसिडोफिल्स। एक काम करो, एसिडोफिल का फंक्शन पढ़ो। देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक एंड पैरासिटिक इंफेक्शन, अंडरलाइन करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। अब इसके स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो नॉर्मली हम बहुत कम रखते हैं, पर जरूरत पड़ने पर हम ल्यूकोसाइटोसिस यानी टीएलसी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एसिडोफिल का जो काउंट होता है, बेसोफिल का माना सबसे कम है, पर एसिडोफिल का देखो इसका भी काफी कम होता है, 2 से 3% ऑफ टीएलसी। तो आप मुझे सोच के बताओ, जब कोई एलर्जिक बीमारी होगी, जैसे मान लो हे फीवर, नाम सुना है हे फीवर? आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे बच्चों, पोलन ग्रेन की वजह से होता है हे फीवर। कल को मान लो कोई पैरासिटिक इंफेक्शन हो जाए, मान लो किसी पैरासाइट का संक्रमण हो जाए, जैसे कि एस्केरिस की वजह से होता है एस्केरियासिस, और टीनिया सोलियम की वजह से होता है टीनियासिस। तो आप मुझे सोच बताना, अगर कोई एलर्जिक या फिर पैरासिटिक इंफेक्शन होगा, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर एसिडोफिल का काउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और एसिडोफिल का काउंट बढ़ना वो कहलाता है एसिडोफिलिया, या फिर उसको इओसिनोफिलिया कहते हैं। आप एसिडोफिल का स्पेशल पॉइंट देखो जल्दी से।
देखो एसिडोफिल के स्पेशल में लिखा हुआ है एसिडोफिल इंक्रीज कॉल्ड इओसिनोफिलिया अकर्स ड्यूरिंग टीनियासिस एस्केरिसिस एंड hay fever। चलिए ना अब बात करते हैं बेसोफिल का फंक्शन। बच्चों इसका फंक्शन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप एनिमल ट्यूशन पढ़ चुके हो। बेसोफिल हुबहू मास्ट कोशिकाओं की तरह होते हैं संरचना में और कार्य में, और याद करो वो 3 प्रकार के रसायन का इस्तेमाल करते थे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। तो बेसोफिल का फंक्शन भी होगा इन 3 प्रकार के रसायन का स्त्रावन और परिवहन में कहीं ना कहीं हेल्प करना। और आप जानते हो हिस्टामिन जो है वो वैसो डायलेशन करता है, थोड़ा आइडिया नहीं है। सेरोटोनिन जो है वो वाहिनी में संकुचन करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। और हेपेरिन जो होता है वो एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक यानी नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। बेसोफिल का फंक्शन पढ़ो। देखो बेसोफिल में लिखा हुआ है सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब मैं आपको अगले 2 के फंक्शन एक साथ समझाता हूं, सुनो बेटा ना। इस वाली कैटेगरी यानी ग्रेनुलोसाइट से मैंने उठाया न्यूट्रोफिल को, इसको ध्यान सुना ना। और एक ग्रेनुलोसाइट से मैंने उठाया मोनोसाइट को, समझे ना। दोनों का फंक्शन सेम होता है, दोनों के दोनों पुलिसमैन होते हैं, दोनों के दोनों पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाले कहने का मतलब है ये गुंडों का सफाया करते हैं, ये बीवी का सफाया करते हैं। हम बैक्टीरिया वायरस की बात करें समझना, दोनों को पुलिस वाले कहते हैं। क्यों? बिकॉज बोथ आर भक्षण कोशिकाएं, दोनों के दोनों फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। एम्स में एक बार सवाल आया था, शायद 2015 के आसपास आया था। सवाल ये था which of the following are the most active phagocytic WBCs? आंसर था थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। यानी समझना ये दोनों के दोनों जो है भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये बैक्टीरिया और वायरस जीवाणु और विषाणुओं का फेगोसाइटोसिस करके उनका जो है नाश करती है, ये इनका फंक्शन होता है। पर समझो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, सुना बेटा ना। जो न्यूट्रोफिल होता है ये तो बाहर से आने वाली जो बीवी होती है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस होते हैं, सिर्फ उनका सफाया करता है। मैक्रोफेज वो काम तो करता ही है, एक एक चीज समझाऊंगा। ऑल्सो ऑल्सो वर्ड का मतलब समझो, यानी न्यूट्रोफिल जो काम करता है वो तो ये करता ही है, उसके अलावा क्या करता है? या तो मोनोसाइट क्या है? ये ब्लड के मैक्रोफेज तो होते हैं, और आपने पढ़ा होगा मैक्रोफेजेस जो है वो स्कैवेंजर सेल भी होते हैं, सफाई कोशिका भी तो होते हैं। तो समझना ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस का फेगोसाइटोसिस करेंगे। ऑल्सो अगर मान लो ब्लड के अंदर कोई सेल डैमेज हो गया, या मान लो ब्लड के अंदर कोई सेल अगर थोड़ा सा टूट गया, या फिर उसका कोई छोटा सा टुकड़ा टूट गया, तो उसका सफाया भी करते हैं ताकि ब्लड की मैट्रिक्स को साफ रखा जा सके। इसीलिए फेगोसाइटिक होने के साथ साथ इनको स्कैवेंजर भी कहा जाता है। अब न्यूट्रोफिल का फंक्शन देखो। देखो न्यूट्रोफिल में लिखा हुआ है फेगोसाइटिक इन नेचर, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस बाय फेगोसाइटोसिस। लेकिन देखो मोनोसाइट के फंक्शन में पहला शब्द क्या है? ऑल्सो। ये ऑल्सो समझ में आ रहा है क्या? यानी न्यूट्रोफिल वाला काम तो कर ही रहा है, फेगोसाइटिक है, उसके अलावा क्या करता है? देखो लिखा हुआ है ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड बिकॉज दे एंगल्फ डैमेज्ड और डेड एंड माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड कॉर्पस, ताकि ब्लड को साफ रखा जा सके। अभी समझना बच्चों, दोनों जो है वो पुलिसमैन है। पुलिसमैन कहने का लॉजिक क्या है? फेगोसाइटिक होते हैं यानी भक्षण कोशिकाएं हैं। लेकिन आप मुझे जरा सोच के बताओ, इन दोनों में से छोटे साइज का कौन सा है? न्यूट्रोफिल ना। अरे बेटा छोटा कौन है? न्यूट्रोफिल। अगर आप ध्यान से देखो, जहां इसका साइज खत्म होता है वहां से तो इसका साइज शुरू होता है। तो समझना इनका छोटा साइज है यानी माइक्रो है, इनका बड़ा साइज है यानी ये मैक्रो है। समझ में ऐसा कुछ है? और दोनों फेगोसाइटिक है यानी पुलिसमैन है। तो न्यूट्रोफिल को कहते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, इनको कहते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। यानी समझने की कोशिश करना, ये छोटे पुलिस वाले हैं यानी ये हवलदार है, ये बड़े पुलिस वाले हैं यानी ये इंस्पेक्टर है। अब मुझे सोच बताओ, किसी भी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ज्यादा होते हैं या हवलदार? हवलदार। तो जाहिर सी बात है हवलदार ज्यादा होते हैं 60 to 65%। अरे याद आ रहा है क्या? और इंस्पेक्टर साहब कम होते हैं 6 से 8%। आप न्यूट्रोफिल का स्पेशल पॉइंट देखो जल्दी से। देखो न्यूट्रोफिल में लिखा हुआ है ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज माइक्रो कह देंगे, एंड फेगोसिटिक नेचर पुलिसमैन कह देंगे। तो देखो लिखा हुआ है इसलिए उनको माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहा जाता है, जबकि मोनोसाइट पे लिखा हुआ है मैक्रो पुलिसमैन। चलिए ना अब लास्ट में, कुछ हम फास्ट तो नहीं पढ़ रहे ना, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ ना। चलिए सुने। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट का फंक्शन। वैसे लिम्फोसाइट के फंक्शन डिटेल में आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, पर यहाँ जितना लिखा हुआ उतना मैं आपको बता देता हूँ। देखो है ना, मैं सुना बच्चों, लिम्फोसाइट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। समझना है ना, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना यहाँ लिखा हुआ है ना। आपने सुना होगा टी लिम्फोसाइट को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, टी किलर होता है, टी हेल्पर होता है, टी सप्रेसर होता है। वैसे बच्चों यहाँ पर मेमोरी सेल्स भी होते हैं, स्मरण कोशिकाएं भी होती हैं, पर यहाँ नहीं लिखा हुआ है इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सुना देखो क्या होता है। देखो इसका नाम है टी किलर, नाम से पता चल रहा है ये किलर है, ये जो है हत्यारा है। तो ये क्या करता है? ये डायरेक्टली पैथोजेंस को किल कर देता है। इसमें इसका काम तो है ये माइक्रोब्स को डायरेक्टली किल करता है, ये इसका काम है ना। अब समझो ना,
पर कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो इसकी पकड़ में नहीं आते, वो बॉडी में घूम जाते हैं, तो हमें उनको ढूंढ ढूंढ कर मारना पड़ेगा। तो समझना बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है। बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज, और ये प्रतिरक्षी जो है हमारे बॉडी फ्लूइड्स की मदद से, समझना, हमारे ब्लड या लिम्फ की मदद से बॉडी में फैल जाती है और फिर जो है पैथोजेंस को ढूंढ ढूंढ कर मारती है। समझो, ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जा रही है, और फ्लूइड के लिए वर्ड कहते हैं ह्यूमर। आपने सुना होगा एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। इसीलिए तो एंटीबॉडी की मदद से जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बस इतना याद रखना, टी किलर तो डायरेक्टली पैथोजेंस को मारता है, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है पहले वो एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी जाके फिर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। पर एक चीज समझना, ये दोनों बिना टी हेल्पर के किसी काम के नहीं बच्चों ना। ये इम्यून सिस्टम आपको समझाया जाएगा, टी हेल्पर के बिना ये दोनों किसी काम के नहीं। देखो समझो, क्योंकि जब पैथोजन आता है ना, उसकी मुलाकात पहले किससे होती है, टी हेल्पर। देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, हेल्पर, ये हेल्प करेगा, यानी ये खुद पैथोजन को नहीं मारेगा। तो समझना, ये टी हेल्पर क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, और फिर बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। समझना, सोच चलिए ना। अब लास्ट में बात करते हैं टी सप्रेसर। देखो नाम से पता चल रहा है ये सप्रेस करेगा, रोकेगा। ये किसको सप्रेस करता है, टी किलर। समझो, जब जो टी किलर का काम क्या है, पैथोजन को डायरेक्टली मारना। और समझो, पैथोजन को मारने के बाद अगर मान लो टी किलर रुके ना, अगर वो बॉडी के सेल्स को मारने लग जाए तो स्व प्रतिरक्षा रोग हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो टी सप्रेसर जो है ना, वो टी किलर को सप्रेस करता है कि भैया जो है पैथोजन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब आप जो है डैमेज करना बंद कर दो, ताकि बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाया जा सके। मैं आपके साथ पूरा पढ़ूंगा। देखो जो लिम्फोसाइट्स में पहला देखो लिखा हुआ है टी किलर, मिल गया क्या आपको। तो क्या लिखा हुआ है, टी किलर का फंक्शन पढ़ते हैं, इज द माइक्रो। ये तो माइक्रोस को डायरेक्टली मार देगा ना। फिर अगला देखो लिखा हुआ है टी हेल्पर, पूरा पढ़ते हैं, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे लिखा हुआ था, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट, तो ये बी के आगे वाले हाइफन को रब कर देना है, मतलब उसको काट देना है। बी लिम्फोसाइट को मत काट देना। आपको समझ में क्या करना क्या है, अरे वो हाइफन कुछ ज्यादा छप गए हैं, वो पूरा कंटिन्यूअस पॉइंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, टी हेल्पर, पूरा पढ़ते हैं, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब जाकर वो कंप्लीट हुआ ना। देखो अगला लिखा हुआ है टी सप्रेसर, पूरा पढ़ते हैं, सप्रेसेस टी किलर एंड प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। तो टी किलर के आगे वाला हाइफन हटा दो, और देखो लास्ट में लिखा हुआ है बी लिम्फोसाइट, फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जैसे कंप्लीट हो गया, पर गोल्डन की पॉइंट में न्यूट्रोफिल का एक और फंक्शन लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, सुना बच्चों समझे ना। याद करो, न्यूट्रोफिल के अंदर अगर हम बात करें, याद करो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता था उसमें लोब सबसे ज्यादा होते थे। याद करो कुछ इस तरह का हमने डायग्राम बनाया था, अब समझो ना। जो न्यूट्रोफिल होता है इसका एक और फंक्शन है, न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटिक तो है ही सही, कुछ याद रहेगा। मुझे कहा ये छोटा पुलिस वाला, बड़ा पुलिस वाला। छोटा पुलिस वाला होता है माइक्रो पुलिस मैन। आप बहुत ध्यान से सुन रहे, अच्छी बात है ना, समझे ना। तो न्यूट्रोफिल का एक फंक्शन है, ये सेक्स डिटेक्शन के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, लिंग प्रशिक्षण के अंदर भी हेल्प करता है। आपने मुझे सुना है बार बॉडी, आपने ये भी सुना होगा बच्चों, जो है नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो उसमें कहा फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम, तो बार बॉडी 1, मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम, तो बार बॉडी 0। अगर आपको बार बॉडी दिख जाए इसका मतलब वो फीमेल सेल है, अगर बार बॉडी ना दिखे इसका मतलब वो मेल सेल है। तो क्या होता है, फीमेल न्यूट्रोफिल की खास बात होती है, मेल न्यूट्रोफिल में तो बार बॉडी होगी नहीं, समझे ना। तो समझो बार बॉडी होती क्या है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, मेल के अंदर तो एक ही है ना, तो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए वो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम थोड़ा सा रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है, और वो इस तरह से ड्रम स्टिक की फॉर्म में, ड्रम स्टिक की फॉर्म में जो है न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। इसी को कहा जाता है बार बॉडी। बस एक चीज है, अगर बार बॉडी मिल जाए, व्हाट इज बार बॉडी, the inactive form of extra X chromosome, तो हमारा यानी कि the रूपांतरित version of extra X chromosome present in the female cells। तो हमारा और याद रखना, अगर बार बॉडी दी जाए मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं, नहीं है तो मेल की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, फीमेल न्यूट्रोफिल की खास बात होती है कि जो बार बॉडी होती है वो न्यूक्लियस के किसी ना किसी एक लोब से अटैच आपको मिल जाया करती है। तो अगर आपको सेक्स का डिटेक्शन करना है तो आप क्या करो, सीधे बस आप न्यूट्रोफिल ले लो, और न्यूट्रोफिल के अंदर बस आपको न्यूक्लियस के लोब ही तो देखने हैं। अगर उन लोब्स पर अगर आपको बार बॉडी दिख गई इसका मतलब वो फीमेल का सेल है, अगर ना दिखे तो वो मेल का सेल है। तो न्यूट्रोफिल जो है वो इजीली सेक्स के डिटेक्शन में हेल्प करता है। कहां लिखा हुआ है, पेज नंबर 117 पर आए जल्दी से। पेज नंबर 117 राइट साइड वाला पेज है, हम गोल्डन की पॉइंट्स देख रहे हैं बच्चों, उसमें पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14 है, एक बार पढ़कर देख लें जल्दी से।
अब अगर आप ध्यान से देखो टोटल कितने गोल्डन की पॉइंट्स थे, 16। हम 16 के 16 कर चुके हैं, सारे गोल्डन के पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चाहूंगा पेज नंबर 111 पर आ जाएं जल्दी से ना। ये हमारा पिछला लेक्चर कंप्लीट हुआ है, आप समझ रहे हो ना, पिछला लेक्चर कंप्लीट हुआ है ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वैसे याद तो करना ही है, पर जितना ध्यान से सुनोगे ना टॉपिक समझना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा ना। अब आराम से पढ़ेंगे, चलिए शुरू कर देना। सुने, ब्लड में दो चीजें आती है, मैट्रिक्स और सेल। बच्चों आराम से पढ़ना, बच्चों सुने ना। ब्लड में दो चीज आती है, मैट्रिक्स और सेल। मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। सेल्स में तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी कंप्लीट हो चुका है, डब्ल्यूबीसी आज पूरा हो चुका है ना। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में ना। आपके मॉडल में देखो पेज नंबर 111 पर हम आ चुके हैं। बीचों बीच हेडिंग लिखा हुआ है प्लेटलेट्स, इनको बिम्बाणु भी कहा जाता है, समझे ना। आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्यों कहेंगे वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा ना। पहले जो है प्लेटलेट्स के बारे में शुरुआत में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक बार उनको पढ़कर देखो। देखो प्लेटलेट का साइज लिखा हुआ कितना होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए हमारे ब्लड में सबसे छोटी रक्त कणिका कौन सी होती है, प्लेटलेट या फिर आरबीसी होता है 7.5 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी हमने देखा था कोई 8 से 10 माइक्रोमीटर, कोई 6 से 16, पर प्लेटलेट तो और भी छोटे है ना। तो प्लेटलेट 2 से 3 माइक्रोमीटर होते हैं। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबसे छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं, ये याद ही करना है। चलिए ना, फिर उसके बाद जो है इनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है। मुझे तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी आपको चंद घंटों का होता था, तो उनकी तुलना में प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन लिखा हुआ है 2 से 4 दिन या फिर 2 से 5 दिन, ऐसा पूछना। अगला लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइट काउंट। मुझे तो आरबीसी का काउंट कितना होता है, मिलियंस में, 5.5 मिलियन, 4.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत कम होता था, 6000 से 8000 पर एमएल। तो प्लेटलेट का काउंट इन दोनों के बीच में होता है। आप देखो थ्रोम्बोसाइट काउंट होता है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर एमएम क्यूब, है ना। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ये सिर्फ स्तनधारियों में पाए जाते हैं, यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेंगे वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्लेटलेट्स। पर मैं आपको प्लेटलेट समझाऊं उससे पहले मैं आपको छोटा सा हेडिंग समझाना चाहता हूँ। पेज नंबर 115 पर आओ, जल्दी से बच्चों ना। पेज नंबर 115 पर आप देखो बीचों बीच एक हेडिंग लिखा हुआ है स्कंदक कारक। पेज नंबर 115 पर आप देखो बीचों बीच जो है हेडिंग लिखा हुआ है स्कंदक कारक यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स, और उसमें कितने पॉइंट लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट लिखे हुए ना। अब आपको समझा रहा हूँ, सुने ना। अभी हम थोड़ी देर बाद प्लेटलेट्स के बाद जो है हम एक हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग कह दीजिए, या फिर ब्लड कोगुलेशन कह दीजिए, या फिर रक्त का स्कंदन कह दीजिए, या फिर रक्त का थक्का बनना कह दीजिए। यानी समझ रहा, बहता हुआ खून कभी कभी जम जाता है, और बहते हुए खून का जम जाना, थक्का बन जाना, वही कहलाता है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है अभी समझेंगे, और उससे पहले कुछ समझा रहा हूँ, सुना ना। कोई भी ऐसी चीज जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हो, कोई भी ऐसी चीज, जैसे आप करो प्रोथ्रोम्बिन है, वो भी क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। जैसे फाइब्रिनोजन है, वो भी क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। तो प्लीज समझना, कोई भी ऐसी चीज बच्चों जो कि रक्त के स्कंदन में सहायता करती हो उसे हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। उसको स्कंदन कारक कहा जाता है। ये रटने वाली बात चल रही, सुनना ना। हमारे ब्लड प्लाज्मा में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अभी से रट रहे हैं हम, समझने वाला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, सुनना ना। कोई भी ऐसी चीज जो कि रक्त के स्कंदन में या फिर रक्त के थक्का निर्माण में हेल्प करता हो, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, उसको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और समझो मैंने आपसे क्या कहा, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड प्लाज्मा में, और या तो ब्लड प्लाज्मा का अधिकांश भाग कहां से बनकर आता है, लीवर यानी यकृत। तो ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनमें से अधिकांश क्लॉटिंग फैक्टर लीवर से संश्लेषित होकर आते हैं, ऐसा कुछ और समझे ना। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण में विटामिन के बहुत अहम भूमिका निभाता है। तभी तो आप सुनना, अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी ना, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉपर्ली नहीं बन पाएंगे। और अब अगर मान लो उसको चोट लग जाए और ब्लीडिंग होने लग जाए, तो शायद ब्लड लॉस को इतना नहीं रोक पाएंगे, और उसकी वजह से जो है दिक्कत हो सकती है, शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित बीमारियां हो सकती है। और समझो ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इनको रोमन नंबर में दर्शाया जाता है। पहले सुन लो ना, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इनको इस तरह से बच्चों रोमन नंबर में दर्शाया जाता है, 1 से लेकर 13 तक। समझो ना, आपको ये सीक्वेंस याद नहीं करनी है, समझो ना। आपके मॉडल में सब नहीं है, पहले मैं आपको बताता हूँ मॉडल में क्या लिखा हुआ है। देखो पेज नंबर 115 पर हमें बीचों बीच हेडिंग लिखा हुआ है स्कंदक कारक। उसमें देखो 4 बिंदु है, तो चारों बिंदु पढ़कर बता देता हूँ। लिखा हुआ है रक्त स्कंदन में 13 कारक सहायक होते हैं, इनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है इन कारकों को रोमन संख्या द्वारा दर्शाया जाता है 1 से लेकर 13। फिर देखो लिखा हुआ है इन कारकों का संश्लेषण मुख्यतः यकृत में होता है, सबका नहीं होता, मुख्यतः जो है वो यकृत में होता है। अगला लिखा हुआ है इन कारकों के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि जो फाइब्रिनोजन होता है उसको पहला क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, समझना। आपको सीक्वेंस याद नहीं रखनी है। जो
जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये भी तो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। कैल्शियम आयन का क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कैल्शियम जो वो चौथे नंबर का होता है, समझ आना, 13वें नंबर का होता है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आपको याद रखना है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, थर्ड नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है बच्चों थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये क्लॉटिंग फैक्टर कौन स्रावित करेगा? थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। तो हमारा तभी से वो प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। साइट मतलब सेल, थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, हमारा यानी वो क्लॉट बनाने वाले सेल है। तो आप देखोगे अभी कि प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है रक्त स्कंदन में, यानी वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। और कैसे हेल्प करेंगे? प्लेटलेट्स स्रावित करते हैं एक क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये प्लेटलेट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मुझे तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन से नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है? थर्ड। ये देखो कहां लिखा हुआ है, वापिस हम पेज नंबर 111 पर हैं, जल्दी से बच्चों ना, पेज नंबर 111 पर देखो, नीचे नीचे देखो लास्ट लाइन पढ़ो, देखो प्लेटलेट्स के 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, उसमें लास्ट फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ये स्कंदक कारक 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करते हैं। बस ना याद रखना, अभी थोड़ी बात काम आएगा। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लॉट करवाने वाले सेल है। तो हमारा थ्रोम्बस मतलब क्लॉट होता है, तो ये क्लॉट करवाने वाले सेल हैं, और ये क्लॉटिंग में हेल्प कैसे करेंगे? ये रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करेगा, है ना। अब मैं आपको वापस से प्लेटलेट पर ले चलता हूँ, ध्यान सुना ना। देखो प्लेटलेट की शुरुआत के 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, हम साइज की बात कर चुके हैं, लाइफ स्पेन की बात कर चुके हैं, उनके काउंट की बात कर चुके हैं, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर एमएम वगैरह। अब मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ, सुना बच्चों ना, समझिए। चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ब्लड की जो भी कणिकाएं होती है, इनका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मेरो। तो क्या होता है? रेड बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? मेगा कैरियोसाइट। बोर्ड में लिखा हुआ है, सुनना ना। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो रेड बोन मेरो में लाल अस्थि मज्जा में एक कोशिका होती है, उसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। एक्चुअली में क्या होता है, इस कोशिका का होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन मतलब क्या होता है? बडिंग। आप उसमें जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है, समझना। तो क्या होता है, एक मेगा कैरियोसाइट सेल होता है। क्या होता है, इससे जो है ऐसी कुछ अतिवृद्धियां निकलती हैं, इससे कुछ आउटग्रोथ निकलती है, इससे कुछ बड निकलते हैं, मुकुलन होता है। और फिर क्या होता है, समय के साथ साथ ये बड यहाँ से टूट जाते हैं, और ये टूटकर अलग होते हैं। तो इन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। यानी हम कह सकते हैं आरबीसी जो है वो है पूर्ण कोशिका है, डब्ल्यूबीसी जो है वो पूर्ण कोशिका है, पर समझो ये जो है पूर्ण कोशिका थोड़ी ना है, ये तो किसी दूसरी कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसको सेल फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और भी तो देखो इनकी साइज सबसे छोटी होती है, ये 2 से 3 माइक्रोमीटर होते हैं, सबसे छोटी रक्त कणिकाएं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो मेगा कैरियोसाइट। तो हमारा, अब मैं प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बातें कर रहा हूँ, ध्यान सुना समझो। अगर मैं इनकी आकृति की बात करूं, आपको आरबीसी जो है वो हमारा बाइकॉन्केव होता था, उभयावतल। प्लेटलेट्स जो होते हैं डिस्क जैसे होते हैं, प्लेट जैसे होती है, बाइकॉन्वेक्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है वो बाइकॉन्वेक्स होते हैं, समझो ना। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये डिस्क लाइक होते हैं, ओवल शेप होते हैं। अरे प्लेट जैसे प्लेट, तो ये डिस्क नुमा होते हैं, ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, इन प्लेटलेट्स के अंदर बच्चों बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। या हमारे काम आएगा, देखो यहाँ पी का मतलब प्लेटलेट है, मैंने इसके अंदर कुछ कणिकाएं बनाई है, समझना। प्लेटलेट्स के अंदर मिलती है बेसोफिलिक ग्रेनुल, नाम से पता चल रहा है ऐसी कणिकाएं जिनको देखने के लिए बेसिक डाई से स्टेन करना पड़ता है। अभी वो क्या होगा, जब प्लेटलेट्स रप्चर होंगे, अभी थोड़ी देर बाद होंगे, जब प्लेटलेट्स रप्चर होंगे तो अंदर ये ग्रेनुल्स रप्चर होंगे, और ये ग्रेनुल्स रप्चर होकर क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी क्लॉटिंग फैक्टर। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग के अंदर सहायता करेगा, इसीलिए प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। पर एक चीज समझो ना, प्लेटलेट मिलते हैं सिर्फ स्तनधारियों में, इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो बाकी के कशेरुकी होते हैं, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, समझो, क्या उनके अंदर कोगुलेशन नहीं होता? होता है। जो काम हमारे अंदर प्लेटलेट्स करते हैं, वही काम उनके अंदर स्पिंडल कॉर्पसस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर लिखा हुआ मैं आपको बताऊंगा। जो काम हमारे अंदर प्लेटलेट्स का होता है, वही काम उनके अंदर स्पिंडल कॉर्पसस। पर डिफरेंस इतना है, हमारे प्लेटलेट्स बाइकॉन्वेक्स और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। अरे देखो, ये एक न्यूक्लिएटेड सेल का सिर्फ टुकड़ा है, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता परिपक्व के अंदर, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। पर बाकी कशेरुकी में जो स्पिंडल कॉर्पसस होते हैं, उनके सेंटर में एक राउंड न्यूक्लियस होता है। ये बातें कहां लिखी हुई है मैं पूरा आपके साथ पढ़ूंगा ना, और उससे पहले चलो एक और पॉइंट सुन लो, ये भी हमारे काम आएगा ना। प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, एक संकुचनशील प्रोटीन का नेटवर्क होता है। जैसे आपको आरबीसी के अंदर एक स्पंजी होता था, स्ट्रोमेटिन,
ये पॉइंट अभी थोड़ी देर बाद काम आएगा, समझना। प्लेटलेट के अंदर जो है एक संकुचनशील प्रोटीन का नेटवर्क होता है, यानी ऐसा प्रोटीन जिसकी मदद से प्लेटलेट संकुचन कर सकते हैं, प्लेटलेट में भी संकुचन हो सकता है, उसे कहा जाता है थ्रोम्बोस्थेनिन। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोस्थेनिन। मैं पूरा आपके साथ पढ़ूंगा बच्चों। देखो हम पॉइंट नंबर 1 2 3 पढ़ चुके हैं। आइए अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं ना। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। और कैसे हेल्प करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करके। अभी थोड़ी देर बाद करेंगे ना, देखो है ना। अब देखो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। ये उत्पत्ति में ही केंद्रक रहित होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर लिखा हुआ है यह वास्तव में जीव द्रव्य के टुकड़े तो होते हैं जो अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट सेल से मुकुलन द्वारा बनी अतिवृद्धियों के पृथक होने से बनती है। आकृति में बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक ओवल शेप्ड होते हैं। नोट, जबकि स्पिंडल कॉर्पसस आकृति में स्पिंडल शेप और इनके मध्य में गोलाकार केंद्रक स्थित होता है। 7 पॉइंट, इनके कोशिका द्रव्य में बेसोफिलिक ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, इनकी कोशिका द्रव की अधिकांश भाग एक संकुचनशील प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन का बना होता है। मुझे तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना था? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर एमएम क्यूब। देखो पॉइंट में 9 लिखा हुआ है, संख्या में सामान्य से कमी उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और याद है ना, पीनिया हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइटोपिनिया एड्स और टाइफाइड में होता है। तो प्लेटलेट का काउंट अगर नॉर्मल से कम हो जाए उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना। अब पॉइंट नंबर 10 हम बाद में पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 11 हम बाद में पढ़ेंगे। और प्लेटलेट्स के 3 फंक्शन है, ये हम ब्लड क्लॉटिंग के साथ इसको डिस्कस करेंगे ना। तो अब जो है आप पन्ना पलट लो, पेज नंबर 112 पर अभी तक हमने ब्लड में जो कुछ भी पढ़ा उसकी एक समरी बनी हुई है। तो उसमें प्लाज्मा होता है, सेल होता है, ये समरी आपके रिवीजन के लिए, इसको आप रिवाइज करना। उसके बाद बिगिनर्स बॉक्स नंबर 2 है, आप सॉल्व करना। अब आप आ जाओ पेज नंबर 114 पर, हेडिंग लिखा हुआ है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का। गुड मॉर्निंग। आज हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुपिंग। देखते कितना होगा ना। लाइव टेलीकास्ट में जो है आपको मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? चलिए ना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनना, समझिए। एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे ना बच्चों। क्या रीडिंग वाला पार्ट आप घर पे कर सकते हो क्या? थोड़ा विश्वास रखना ना, एक ही पॉइंट बताऊंगा ना, आई प्रॉमिस ना। चलिए, ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है, मैट्रिक्स और सेल। आराम से ना, मैट्रिक्स पूरा हो चुका है। सेल में 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। प्लेटलेट्स में 2 पॉइंट बचे, 3 फंक्शन बचे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ना। तो प्लेटलेट्स वाला पार्ट फिलहाल हो चुका है। अब हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक ब्लड क्लॉटिंग और एक ब्लड ग्रुप है ना। आज हम दोनों करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं ब्लड क्लॉटिंग से ना। मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में बोल देता हूँ, ब्लड क्लॉटिंग कह दो या ब्लड कोगुलेशन कह दो या रक्त स्कंदन कह दो या फिर रक्त का थक्का बनना कह दो ना। तो अब मैं जो है ब्लड क्लॉटिंग शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान सुनो, समझे ना। मैं तो समझे ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है। हमें दिखा होगा कभी कभी जो है चोट लग जाती है या फिर घाव हो जाता है और वहां से खून बहने लग जाता है, यानी ब्लीडिंग हो जाती है। पर आपने देखा होगा ये जो ब्लीडिंग टाइम होता है ये 1 से 3 मिनट का होता है। ऐसा नहीं होता ये खून जिंदगी भर बहता है। हमने देखा होगा कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के बाद अगर देखा जाए तो वहां पर जो है खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। तो बहता हुआ खून जम जाता है और बहते हुए खून का जम जाना वही कहलाता है ब्लड क्लॉट। मैंने सोचा ना, ब्लीडिंग टाइम होता है 1 से 3 मिनट का और क्लॉटिंग बनने में टाइम लगता है 2 से 8 मिनट। मैं आपके साथ कहूंगा, मेरा मन नहीं मानेगा ना। देखो पहली लाइन पढ़ते क्या लिखा हुआ है, चोट लगने पर घाव से रक्त बहने लगता है लेकिन कुछ समय के बाद रक्त का बहना स्वतः ही रुक जाता है, इसी को रक्त का थक्का बनना कहते हैं। देखो लिखा हुआ है ब्लीडिंग टाइम 1 से 3 मिनट, क्लॉटिंग टाइम। बच्चों रीडिंग आप कर लोगे क्या? पक्का ना? मैं एक पॉइंट बताऊंगा, चलिए ना। अब जरा मुझे एक सोच के बताओ कि ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत हमें कब पड़ेगी? जब हमारी ब्लड वेसल डैमेज होगी या नहीं होगी? डैमेज होगी, जाहिर सी बात है बेटा। जब ब्लड वेसल इंजर्ड होगी तभी तो ब्लीडिंग होगी, समझना। और तभी हम चाहेंगे कि खून जम जाए ताकि ब्लड लॉस कम हो सके। तो एक बात तो कंफर्म है, ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारी ब्लड वेसल डैमेज होगी। तो वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखो ना, चौथी लाइन में लिखा हुआ है पहला शब्द कभी कभी। अरे लिखा हुआ है ना, कुछ रीडिंग आप लगा लोगे क्या? ताकि मैं समझाने पे फोकस करना चाहता हूँ, ध्यान सुनो ना। वैसे नॉर्मली हम रक्त के थक्के की बात कब करेंगे? जब ब्लड वेसल डैमेज होगी। अरे बच्चों, सही सलामत ब्लड वेसल में हम क्लॉट क्यों बनाएंगे? सही सलामत ब्लड वेसल में हम ये चाहते हैं कि ब्लड बहता रहे। लेकिन समझना, कभी कभी क्या होता है, सही सलामत ब्लड वेसल में भी क्लॉट बन जाता है। समझना, मान लो कि हमारी सही सलामत ब्लड वेसल है, कभी कभी सही सलामत ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाते हैं। अगर नहीं बनेगा तो हार्ट अटैक कैसे आएगा फिर? अरे हार्ट अटैक आना भी तो जरूरी ना, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए। प्लीज समझने की कोशिश करना। तो कभी कभार सही सलामत रक्त वाहिनियों में भी थक्के बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं। ये क्लॉट 2 टाइप के होते हैं, एक थॉम्बस होता है और एक एम्बुलस होता है। देखो 2 नाम लिखे हुए हैं, एक थॉम्बस और एक एम्बुलस। आपको पूरा समझाऊंगा, सुना देखो।
देखो अब पहली बात तो आपको पता होगा, ये अगर रक्त वाहिनी है तो ये रक्त वाहिनी की भित्ति यानी वॉल है, और यहाँ पर उसकी गुहा समझ में आ रहा है, यानी ल्यूमेन होगा जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। सुना ना, थ्रोम्बस क्लॉट की बात करते हैं, सुनो। थ्रोम्बस क्लॉट जो होते हैं बच्चों, ये स्टैटिक क्लॉट होते हैं। स्टैटिक मतलब रुके हुए, यानी ये स्थिर थक्के होते हैं। थ्रोम्बस में पहला पढ़ो, देखो लिखा हुआ है ये स्थिर थक्के होते हैं, यानी ये रुके होते हैं। तो देखो क्या होता है, थ्रोम्बस क्लॉट बताएं क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल की दीवार से चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाएंगे तो समय के साथ साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, जहां पर है वही रहेंगे, यानी स्टैटिक क्लॉट होते हैं। तो समझना, थ्रोम्बस क्लॉट जो है स्टैटिक है। अब एक चीज समझने की कोशिश देखो क्या हुआ, मुझे बताओ थ्रोम्बस क्लॉट बनने की वजह से जो ब्लड वेसल का ल्यूमेन है, मुझे बताओ वो चौड़ा हुआ या सकरा हो गया? सकरा हो गया, यानी नैरो हो गया। तो कंफर्म है किसी भी ऑर्गन को होने वाली सप्लाई कम हो जाएगी। समझना, अब देखो क्या हुआ, अगर किसी ऑर्गन को होने वाली सप्लाई कम हो जाती है ना, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ चेतावनी भरे संकेत आने लग जाते हैं। आपने सुना होगा, हार्ट अटैक से पहले जो हम एंजाइना की बात करते हैं, सीने में दर्द उठता है, क्या कुछ समझ में रह गया? अगर मान लो किसी ऑर्गन को सप्लाई कम हो जाएगी तो हो सकता है थकावट महसूस होती है। यानी समझना, अभी देखो पूरी तरह से ब्लॉकेज नहीं हुआ है। एक चीज समझो, थॉम्बस क्लॉट जो है जब बनते हैं तो ल्यूमेन अभी थोड़ा नैरो हुआ है, पूरी तरह से ब्लॉक थोड़ा हुआ है, तो आपको जो है संकेत मिल जाएंगे। तो नियम तो कहता है कि डॉक्टर के पास जाने का मौका है ना, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, समय पर जो है इसको ठीक करवा सकते हैं। बस समझो, अगर मान लो हम लापरवाही में रह गए तो समय के साथ साथ अब इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये बड़े होते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरे ल्यूमेन को अवरुद्ध कर देंगे और ऑर्गन को होने वाली सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाती है। मुझे लगता है इनको ठीक करने का मौका था क्या? हाँ, क्या कुछ समझ, क्योंकि झटके में एक साथ ब्लॉकेज नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर लास्ट में जाकर ब्लॉकेज करते हैं। इनको कहा जाता है थ्रोम्बस क्लॉट, सुना ना। और थ्रोम्बस क्लॉट के बनने की जो प्रोसेस है उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। कुछ रीडिंग आप लगा लेंगे क्या? ये मैंने अभी एक लाइन बताई है ना, क्या पूछा हमारा, एक हमको पढ़ के देखो। देखो थॉम्पस में लिखा हुआ है, ये स्थिर थक्के होते हैं जो आकार में लगातार बड़े होते जाते हैं। शुरुआत से बड़े नहीं होते, बड़े होते जाते हैं। समझ में, यानी मौका मिलता है इनको आप ठीक करवा सकते हो। देखो लिखा हुआ है, ये लगातार बड़े होते जाते हैं और अंत में रक्त वाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं। मैं चाहूंगा आप रीडिंग लगा लेना, मेरा सुने ना। समझो, आपने नाम सुना कोरोनरी धमनी? कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? हार्ट को। समझो, अगर मान लो ये वाला थ्रोम्बस कोरोनरी धमनी में बन जाए तो उसको हम कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बस, और उसकी वजह से हार्ट को सप्लाई अगर बंद हो गई तो हृदय घात हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अगले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर ये क्लॉट हमारी कोरोनरी धमनी में हो गया तो इसको कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। समझो बेटा, सिफेलिक वर्ड यूज होता है हेड के लिए, हेड के लिए हम सिफेलिक वर्ड यूज करते हैं, और यहीं पर हमारा ब्रेन होता है। तो देखो क्या होगा, अगर ब्रेन की किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो उसे हम कहते हैं सिफेलिक थ्रोम्बस, और उसकी वजह से जो है पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। ये अगले लाइन में लिखा हुआ है अपर लेना। तो ये तो बात होगी थ्रोम्बस क्लॉट की। समझो, अगला होता है एम्बुलस क्लॉट। मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ ना, हल्का सा डिफरेंस क्या है, थ्रोम्बस क्लॉट जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, रुके हुए। एम्बुलस जो है वो गतिशील होते हैं, यानी मूविंग क्लॉट होते हैं। देखो एम्बुलस में पहला शब्द लिखा हुआ है, ये गतिशील होते हैं, यानी कि ये बहते हुए खून में बीच में जो है इस तरह से धक्के बन जाया करते हैं, यानी कि जैसे जैसे रक्त का प्रवाह होगा उसके साथ साथ ये भी बहते चले जाएंगे। इनको कहा जाता है एम्बुलस क्लॉट। अब आप मुझे सोच बताओ, थ्रोम्बस और एम्बुलस में से हमारे लिए ज्यादा हानिकारक कौन सा होगा? एम्बुलस। क्योंकि समझो बच्चों, एम्बुलस क्लॉट का मूविंग नेचर है, और मूविंग नेचर होने की वजह से ये किसी वेसल में जो है ये कहीं भी जा सकते हैं। तो ये तो 100% ब्लॉकेज एक झटके में कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊं कैसे। जैसे समझो, मान लो ये कोई ब्लड वेसल है जिसका ल्यूमेन बड़ा है, मान लो इसके अंदर ये है, मान लो ये ब्लड वेसल है, मान लो इसके अंदर अभी ये है एम्बुलस क्लॉट, इसका साइज इतना है, तो इसका ब्लॉकेज तो ये पूरा नहीं कर पा रहा। और समझो, मान लो ये रक्त वाहिनी आगे चलकर किसी पतली रक्त केशिका में कन्वर्ट हो गई। अब समझो, ये ब्लड की मदद से मूव कर सकता है ना, तो अगर ये बहता बहता यहाँ आ गया तो यहाँ पर अगर फंस गया तो 100% ब्लॉकेज एक साथ हो गया ना, तो यहाँ पर जो है ऑर्गन को सप्लाई झटके में बंद हो जाएगी, तो आपको जो है समय ही नहीं मिल पाएगा। या कुछ समझ, यानी कि मूविंग नेचर होने की वजह से अभी बताया था, थ्रोम्बस क्लॉट जो है वो झटके में ब्लॉकेज पूरा नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। पर ये तो मूविंग नेचर है ना, ये किसी भी वेसल में जाकर अगर पूरी तरह से फंस गए तो ब्लॉकेज एक साथ 100% हो जाएगा। तो गतिशील होने की वजह से ये ज्यादा हानिकारक होते हैं, ज्यादा हार्मफुल होते हैं। आप लोग एम्बुलेंस में दूसरी लाइन में देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है एम्बुलस क्लॉट गतिशील होने के कारण थ्रोम्बस की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं। अब उसके नीचे एक पूरा बक्सा है, उस बक्से में हेडिंग लिखा हुआ है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो हम जो मैकेनिज्म राइट साइड वाले पेज पर पढ़ेंगे उसी का फ्लो चार्ट ये लेफ्ट साइड वाले पेज पर बक्सा है। मैं आपको राइट साइड पेज पढ़ा दूंगा, ये बक्सा घर जाकर आपको फिर रिवाइज करना है। अब टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, ब्लड क्लॉटिंग। तुम बार बार पानी क्यों पीते हो? मैं हर 10 मिनट में पीता हूँ, जरूरी है मेरे लिए, है ना? तुम 5 मिनट में पी लेते हो। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है?
इसी बहाने मैं लाइव टेलीकास्ट वाले बच्चों से इंटरेक्ट भी कर लेता हूँ ना, बेचारे कितने मायूस बैठे रहते होंगे ना, खाते रहते होंगे ना, तो हाँ इनके पास ये तो लेटे लेटे पढ़ रहे होंगे ना, हंस रहे देखो ना। चलिए शुरू करते हैं ना, सुने। अब मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ ब्लड क्लॉटिंग। हमें ब्लड क्लॉटिंग पढ़ना है, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है ना, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, सुनना समझो बच्चों ना। सबसे पहले शुरू करना ब्लड क्लॉटिंग है ना, सुनिए। ब्लड कोगुलेशन को समझाने के लिए एक थ्योरी आती है। अब टॉपिक शुरू हो रहा है, समझना। अभी हम मैंने आपको क्या समझाया, नॉर्मली कभी कभार सही सलामत ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाते हैं, अब मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। अब हम उसकी बात करेंगे जब ब्लड वेसल डैमेज होगी, और ब्लड वेसल डैमेज होगी तो ब्लीडिंग होगी। हम चाहते हैं कि ब्लीडिंग को कम किया जाए, तो बहता हुआ खून जम जाएगा, उसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। वो शुरू करें, सुना ना। ब्लड क्लॉटिंग को समझाने के लिए थ्योरी दी गई है, उसका नाम है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। आप राइट साइड पेज पर है, पेज नंबर 115 पर देखो, ऊपर ही पर नाम लिखा हुआ है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किन्होंने दिया था, नाम लिखा हुआ है मैकफार्लन और उनके सभी साथियों ने मिलकर, को वर्कर्स है ना। अब समझो इस थ्योरी का नाम समझो अच्छा ना, एक एक चीज समझाऊंगा ना। एंजाइम कैस्केड थ्योरी, जैसे आपको पता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं ना, देखो यहाँ पे भी तो बहुत सारे प्रोटीन आएंगे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, समझना, और भी प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं, वो भी प्रोटीन हो सकते हैं, समझ ना। इस थ्योरी में क्या होता है, कैस्केड वर्क का मतलब होता है चेन, यानी श्रृंखला। यानी अभी आप देखोगे कि एक एंजाइम या एक प्रोटीन सक्रिय होगा, फिर वो किसी दूसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर ये वाला किसी तीसरे को एक्टिवेट करेगा, ये वाला किसी चौथे को एक्टिवेट करेगा, यानी एंजाइम से कैस्केड में यानी श्रृंखला के अंदर सक्रिय होते चले जाएंगे, और लास्ट में कुछ स्टेप्स के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा ना। अब समझे ना, ये जो थ्योरी है इसके हिसाब से 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें ब्लड का कोगुलेशन होता है। वो 3 स्टेप नाम आप पढ़ लो। पहला लिखा हुआ है थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, यानी रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरा देखो लिखा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन होना, और तीसरा लिखा हुआ है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन होना। अब मैं आपको तीनों स्टेप समझा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान सुनना, समझो बच्चों ना। उसको समझाने के मैंने क्या किया है, मान लो यहाँ पर मैंने एक रक्त वाहिनी बनाई है, ब्लड वेसल बनाई है, समझो बच्चों ना, समझे। मान लो मैंने त्वचा वाला भाग बनाया, स्किन, आप जानते हो स्किन में जो है हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और उसके नीचे होगा डर्मिस। डर्मिस के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, और उसके अंदर मैंने इस तरह से एक ब्लड वेसल दिखा दी है, आप सुना ना। समझो तो ये ब्लड वेसल है, रक्त वाहिनी है, और किसी भी रक्त वाहिनी की आंतरिक कला को हम कहते हैं एंडोथेलियम, सरल शल्य कला। और आप सभी जानते हो किसी ब्लड वेसल में क्या भरा होता है, पेट्रोल। क्या भरा होता है, मतलब आप देख रहे हो, मतलब एक बार तो सांसें अटक गई तुम्हारी, मतलब एक तो बोलने जा ही रही थी, तुम जाग रहे हो ना। ब्लड वेसल में क्या भरा हुआ है, ब्लड। घोर निद्रा की मुद्रा में नहीं हो ना, अभी बगल वाली क्लास में ऐसा हुआ। हाँ, मैंने बोला पेट्रोल, 4 लड़के पेट्रोल, अखंड निद्रा चल रही है वहां पर। आप समझ रहे हो, मतलब सर आपने बोल दिया तो हमने मान लिया। अरे ब्लड वेसल ही है आज का, इसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड। भविष्य का मुझे क्या पता थे, हो सकता है बाद में पेट्रोल आ जाए, फिलहाल तो इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। मुस्कुराहट के साथ पढ़ो, इतने परेशान क्यों रहते हो ना, सुनो। लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं वो कनेक्टेड रहेंगे ना, सुनो। अब मैं टॉपिक शो करने जा रहा हूँ, ब्लड कोगुलेशन। देखो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 से 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। अरे क्लॉटिंग टाइम 2 से 8 मिनट। अभी आप देखना, आपको खुद को ऐसा लगेगा सर हो भी गया गया, हाँ ऐसा ही है, देखो बहुत जल्दी होगा, देखो कैसे ना, सुनना ना, समझे। क्या होता है, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है, आप जानते हो जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड भरा हुआ है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्लड में 2 चीजें आती है, मैट्रिक्स और सेल। देखो मैंने यहाँ पर सेल्स दिखा दी है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। मुझे इन तीनों में से मुख्य भूमिका कौन अदा करेंगे, प्लेटलेट्स। ये थ्रोम्बोसाइट है, अभी आप देखना मेन रोल इनका ही आने वाला है, अब सुना समझे। ये तो हो गए ब्लड कॉर्पसल्स, और ये देखो हो गई प्लाज्मा मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स के अंदर जो है हेपेरिन भी होता है, या तो ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है। जब तक ब्लड वेसल डैमेज नहीं होगी, ये ब्लड को जमने से रोकेगा। तो समझो ब्लड में बेसोफिल्स होते हैं ना, तो बेसोफिल्स की वजह से हेपेरिन भी आ रहा है। फिर देखो प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और या तो गामा ग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज होते हैं। ब्लड प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम भी होता है। अब समझो ना, मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है उसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 13। इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को मेंशन किया है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा का प्रोटीन है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, समझे। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा का प्रोटीन है, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर। तो मुझे बताओ, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जब तक क्लॉटिंग नहीं करनी है, ये अपनी सक्रिय अवस्था में रहेंगे, निष्क्रिय निष्क्रिय है। देखो प्रोथ्रोम्बिन प्रो है, इनएक्टिव फॉर्म में, ये थ्रोम्बिन नहीं है। फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन नहीं है, यानी जब तक कोगुलेशन नहीं करना होता ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो देखो ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, समझ नहीं कुछ। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अभी यहाँ पर हम थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेंगे, तीसरे नंबर वाला, तो देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो भी एक क्लॉटिंग फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ पर 3-4 क्लॉटिंग फैक्टर तो है, पर मैंने आपसे कहा था ब्लड प्लाज्मा में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना। तो आपके मॉडल ने बताया क्या किया है,
बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स को मिलाकर लिखा है अदर प्लाज्मा प्रोटीन। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये एक प्रोटीन है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, तो आपके यानी समझो इस अदर प्लाज्मा प्रोटीन में वो सारे आ जाएंगे। इसके अंदर जो है 12 नंबर वाला भी आ जाएगा, इसके अंदर जो है 10 नंबर वाला भी आ जाएगा, इसके नंबर 5 नंबर वाला भी आ जाएगा। जब समझ ऐसा कुछ कुल मिला के अदर प्लाज्मा प्रोटीन। अब टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग। देखो 2 से 8 मिनट में खत्म होगा, बहुत आसान है, आराम से पड़ेगा। सुनो ना, समझो चो, कल को मान लो कि आप खेलते खेलते गिर गए, आप नहीं, मान लो मैं गिर गया ना, समझना, मान लो कि मैं गिर हुआ ना, सुनो ना, मान लो कि खेलते खेलते मैं गिर गया हूँ, कुछ इस तरह से चोट लगी है कि चमड़ी कट गई है और ब्लड वेसल फट गई है। समझ नहीं कुछ ना, जैसे कभी कभी होता है ना, हम चाकू से कुछ काट रहे होते हैं, मान लो कि जो है, मान लो कट लग गया, समझ नहीं कुछ ना, तो चमड़ी भी कटी है और चमड़ी के अंदर जो ब्लड वेसल है वो भी कटी है, तो समझना क्या हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई है। जाहिर सी बात बच्चों, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, 120/80 की हम बात कर रहे हैं, अगर आर्टरीज की बात करें, यहाँ ब्लड प्रेशर यानी फ्लूइड प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर क्या है, कम। मैं एयर के प्रेशर की बात नहीं कर रहा, वो तो 760 है, मैं फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहा हूँ बेटा ना। तो यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ फ्लूइड प्रेशर कम है, तो फ्लूइड कहां से कहां जाएगा, हाई प्रेशर से लो। तो जैसे ये पार्ट डैमेज होता है, हमारा ब्लड बाहर जाने लगता है, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब हमारा मकसद है इस ब्लीडिंग को रोकना, तो हम चाहते हैं कि बहता हुआ खून जम जाए, और बहते हुए खून का जम जाना क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग। आइए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। उस थ्योरी में कितने स्टेप थे, 3। मुझे तो उसमें पहला स्टेप क्या था, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। अब समझने क्वेश्चन समझाता हूँ, देखो बच्चों समझो, ये मान लो हमारी ब्लड वेसल है, मैं आपको मेडिकल कॉलेज का थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझाऊंगा, बाकी ज्यादातर हम डीप लेवल पर बात करेंगे ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सुने ना। मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है बच्चों, ब्लड वेसल के रिस्पेक्ट में ये जो बाहर त्वचा के जो ऊतक होंगे, क्या मैं इनको कह सकता हूँ एक्सटर्नल टिश्यू? अरे ब्लड के रिस्पेक्ट में इसको आप एक्सटर्नल कह सकते हो, और इन अंदर वालों को इंटरनल कह सकते हो। तो क्या होगा, मुझे जब चोट लगी, क्या मैं कह सकता हूँ ये बाहरी ऊतक भी इंजर्ड हुआ है? और आप देखो ना, जो एक्सटर्नल टिश्यू, अरे चमड़ी भी तो कटी है, एपिडर्मिस भी तो कटी है, यानी समझना, जो एक्सटर्नल टिश्यू है वो इंजर्ड हुआ, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ध्यान सुना। देखो, तो ये जो बाहरी ऊतक जो इंजर्ड होता है ना, ये जो एक्सटर्नल टिश्यू इंजर्ड होता है, ये एक केमिकल सिक्रेट करता है, इसे हम कहते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। मुझे तो एक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर वाला, एक्सो मतलब बाहर वाला। समझो पहला स्टेप क्या था, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निकलना, तो बाहर वाले ने जो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला वो कहलाता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, रिश्ते रिश्ते कहाँ आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। ये समझो, बना ये ब्लड के अंदर नहीं है, जो बाहर वाला टिश्यू डैमेज हुआ है, आपको में ऐसा लिखा हुआ है, जो इंजर्ड टिश्यू है, यानी जो बाहर वाला ऊतक इंजर्ड हुआ है, वो रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये रिश्ते रिश्ते अंदर आ गया, तो देखो यहाँ पर आ चुका है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब समझने क्वेश्चन समझो ना, देखो समझो, यहाँ पर बच्चों एंडोथेलियम रप्चर हुई है। आप देखो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी तो होगा, अरे ये एंडोथेलियम है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, और कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, श्वेत तंतु होते हैं। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसे परफेक्ट होता, तो इसके अंदर मान लो कोलेजन फाइबर्स हैं, अगर मान लो ये ऐसे दो टुकड़े में टूट गया, तो अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो थोड़े से उजागर हो जाएंगे ना, वो एक्सपोज हो जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज का टर्म है, प्लीज समझना। देखो क्या हुआ, जैसे ये एंडोथेलियम रप्चर हुई, समझो यहाँ पर जो है, आप जानते हो इधर कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, तो यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स है वो इस तरह से उजागर हो जाएंगे। अरे बच्चों, जब तक डैमेज नहीं हुआ था बिल्कुल प्रॉपर्ली पैक्ड थे, पर जैसे टूट गया है, कोलेजन फाइबर यहाँ पर उजागर हुए, और आप जानते हो कोलेजन फाइबर बहुत ही हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, टफ होते हैं। अब देखो क्या होगा, देखो प्रेशर की वजह से ब्लड बाहर जा ही रहा था, और जब ब्लड बाहर जा रहा था तो ये ब्लड के सेल्स भी बाहर जा रहे थे, अरे ब्लीडिंग हो रही थी ना। अब जो क्या होगा, ये प्लेटलेट्स भी हाई प्रेशर से लो की तरफ भाग रहे होंगे, तो ये प्लेटलेट्स जाकर किससे टकराते हैं, कोलेजन फाइबर से टकराएंगे, जाहिर बात है कोलेजन फाइबर टकराएंगे। और समझो, जब ये कोलेजन फाइबर से टकराते हैं तो ये प्लेटलेट रप्चर हो जाते हैं, और प्लेटलेट रप्चर होंगे तो ये ग्रेनुल्स रप्चर होंगे, और ग्रेनुल्स रप्चर होंगे तो क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ नहीं मुझे, तो प्लेटलेट्स बाहर वाले या अंदर वाले, अंदर वाले। तो प्लेटलेट जो रिलीज करेंगे वो है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको समझ आ रहा है क्या, ऐसा कुछ, यानी पहला स्टेप क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। तो पहला स्टेप है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन दो टाइप के हैं, बाहर वाले ने निकाला एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट ने निकाला एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब सुना देखें, वैसे इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मेडिकल कॉलेज का, पर आपको याद नहीं रखना, देखो क्या होगा, मैंने आपको कहा था कैस्केड रिएक्शन, चेन होती है, समझना। जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता है, फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, फिर ये 10 वाला 5 को एक्टिवेट करता है, ये कुल मिला के सीक्वेंस चलती है, चेन चलती है। आपको ये याद रखना है, आपको मैं आपके मॉड्यूल के हिसाब से बता रहा हूँ, सुनना ना। जैसे ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन बने,
ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन बाकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्रिया करते हैं। आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया इसमें पहले एक प्रोटीन फैक्टर एक्टिवेट होगा, वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, वो तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तो वो सब कुछ मिला मुलू के मैं आपके बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ। कुल मिला के ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन अदर प्लाज्मा प्रोटीन से क्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग के हर स्टेप में कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी क्या होगा, वापिस बोल रहा हूं बच्चों, बाहर वाला उत्तक जो डैमेज हुआ उसने निकाला एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लेटलेट्स ने निकाला एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला स्टेप हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन, फिर दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन अदर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और एक एंजाइम बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। इसी को हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, शॉर्ट में लिखा टीके, थ्रोम्बोकाइनेज। अब समझना, देखो मैं थ्रोम्बोकाइनेज से बात करता हूं, अब सुनना, अरे ओ थ्रोम्बोकाइनेज भैया सुनो ना, अब सुन रहे हो ना, वैसे बात कर रहा हूँ, अरे ओ थ्रोम्बोकाइनेज भैया सुनो ना। आपको पता है आपको क्यों बनाया है? आपको पता भी है टॉपिक क्या चल रहा है? तुम्हें तो पता है ना, आपको पता टॉपिक चल रहा है रक्त का थक्का का निर्माण करना, यानी ब्लड कोगुलेशन। इसलिए तो आपको बनाया है ताकि ब्लड कोगुलेशन के नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ाओ। लेकिन देखो भैया, नेक्स्ट स्टेप बाद में कराना, पहले एक बार इस मोहल्ले में नजरें घुमाकर देखो, यहाँ एक ऐसा शख्स बैठा है जो ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देना चाहता। कौन है? हेपेरिन। तो मैंने कहा दूसरा स्टेप बाद में करना, पहले जाकर हेपेरिन के कान के नीचे थप्पड़ मार कर आओ। तो ये वाला एंजाइम सबसे पहले हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देता है, या कुछ समझ ऐसा कुछ। इसीलिए दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज एंटी हिपेरिन। समझ ऐसा कुछ, बॉडी में लिखा हुआ है एंटी हिपेरिन। आप सुनना, ये आकर बोलता है भाई साहब हम हिपेरिन के कान के नीचे थप्पड़ मार कर, फिर इंतजार किस बात का है? अरे समझो दूसरा स्टेप करवाओ। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। तो देखो क्या होगा, अब यही थ्रोम्बोकाइनेज, इसके दो काम है, एक तो ये हिपेरिन को इनएक्टिवेट करता है, फिर यही एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन, यहां लिख देता हूं थ्रोम्बोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है? सक्रिय थ्रोम्बिन में, यानी एक्टिव थ्रोम्बिन। देखो पहला स्टेप था थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, हो गया। दूसरा स्टेप भी हो गया प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। अब ये क्या होगा, मैं थ्रोम्बिन लिख देता हूं कैपिटल टी। अब ये थ्रोम्बिन तीसरा स्टेप करवाएगा, या तो श्रृंखला, पहले उस एंजाइम ने इसको एक्टिवेट किया, अब ये वाला उसको एक्टिवेट करेगा। तो अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पे काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन के अंदर। आपके सामने तीनों चरण आ चुके हैं। तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी में तीन स्टेप थे बच्चों ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, समझ आ रहा है क्या? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, और फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। अब कुछ बातें मॉडर्न है, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो ना। ये जो फाइब्रिनोजन होता है ना, एक भी पहले तो याद करो, ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। कुछ याद रहा है क्या? एल्बुमिन सबसे छोटा होता है, समझे ना। ये जो फाइब्रिनोजन होता है बच्चों, ये ब्लड प्लाज्मा में घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है, ये ब्लड प्लाज्मा में घुलनशील होता है। अब मुझे बताओ किसको घोलना, किसको सॉल्युबलाइज करना आसान होगा? किसी मोनोमर एकलक को या पॉलीमर बहुलक को? मोनोमर को, जाहिर बात है, ये वर्ड समझ में आ रही है क्या आप? जो पॉलीमर होगा वो तो कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो वो आसानी से नहीं घुलेगा। तो क्या होता है, बॉडी में लिखा हुआ है, ये जो फाइब्रिनोजन है ये ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि ये मोनोमर फॉर्म में होता है, एकलक फॉर्म में होता है। समझना, मान लो ये जो है ये फाइब्रिनोजन का एकलक है, मोनोमर है। तो फाइब्रिनोजन जो है इस तरह से मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, और जब मोनोमेरिक फॉर्म में होता है तो ये ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल रहता है। तो देखो थ्रोम्बिन आकर क्या करता है, थ्रोम्बिन आकर फाइब्रिनोजन के इन मोनोमर्स का बहुलकीकरण करवाता है, यानी पॉलीमराइजेशन। वो इन मोनोमर्स को ऐसे जोड़ने लग जाता है, यानी क्या बनेगा? पॉलीमर। और अब जब पॉलीमर बन गया तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, रेशे जैसी संरचना बन गई। मुझे तो पॉलीमर बन गया, तो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। और इसी को कहते हैं फाइब्रिन। जब समझ में रहेगा ऐसा कुछ, और समझो धीरे धीरे क्या होंगे, इस तरह से फाइब्रिन के इनसॉल्युबल थ्रेड बनने लग जाते हैं। मैं समझो ये सारी रिएक्शन यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है। समझ रहा, हम तो सिर्फ अपने हिसाब से समझ रहे हो। तो क्या हुआ, अब ये जो फाइब्रिन के थ्रेड है, ये जो फाइब्रिन के थ्रेड है, जहां पर ब्लड वेसल रप्चर हुई है, अरे समझो जहां ब्लड वेसल रप्चर हुई वहीं तो हमको सीलिंग करनी है, वहीं तो सिलाई करनी है, वहीं तो उसको ठीक करना है। तो क्या होगा, ये फाइब्रिन का नेटवर्क जो है यहाँ जाकर कुछ इस तरह से बिछड़ जाया करता है। समझ रहे हो कुछ? अब वो खत्म होने वाला है। देखो यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा है, यहाँ बाहर की तरफ ब्लड प्रेशर कम है, तो कंफर्म है ब्लड के कंपोनेंट्स हाई से लो जा ही रहे थे ना। अब तो देखो ये सारे के सारे बाहर निकल रहे थे क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब फाइब्रिन का थ्रेड बन चुका है। तो अब ये ब्लड के सेल्स आरबीसी प्लेटेड, अब जब ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे तो फाइब्रिन का थ्रेड इनको रोक लेगा ना, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। तो समझना, ये आरबीसी लाल मार्कर नहीं चल रहा है, इसमें ग्रीन यूज करो ना, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये अपने साइज बड़े होने की वजह से अब जो है फाइब्रिन के थ्रेड के अंदर फंसने लग जाएंगे, ट्रैप होने लग जाएंगे। या कुछ समझ आ रहा है क्या ऐसा कुछ? मुझे तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन फंसेंगे?
आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है और ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉट। खत्म। सो में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए ब्लड क्लॉट किससे बना होता है, बिगिनर्स बॉक्स में है ब्लड क्लॉट किससे बना होता है, तो फाइब्रिन का नेटवर्क प्लस ट्रैप्ड कॉर्पसल्स। समझ आ रहा है क्या? फाइब्रिन का नेटवर्क प्लस फंसे हुई रक्त कणिका है, उसमें तीनों है, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटेड तीनों है। मुझे लगता सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसी। तभी तो आपने देखा होगा जो पपड़ी बनती है वो रेडिश ब्राउन कलर की बनती है क्योंकि उसके अंदर आरबीसी ज्यादा मात्रा में होते हैं। कितना समझ में आ गया? ये अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अब समझना, मैं एक एक चीज समझाऊंगा ना। हमने देखो तीनों स्टेप देख लिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, फाइब्रिन यहाँ चिपक गया, ब्लड सेल जाकर उसमें फंस गए तो क्या बन गया? ब्लड क्लॉट। अब थोड़ा समझना, देखो क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, जो ये फाइब्रिन का जाल बचा है ना, समझो इस जाल ने इन ब्लड कॉर्पस को तो रोक लिया। अब देखो ब्लड प्रेशर की वजह से अभी जो है चीजें बाहर जाएंगी ना, समझो जब तक पूरी तरह से सीलिंग नहीं हो जाए, जब तक पूरी तरह से बंद नहीं कर देंगे, प्रेशर डिफरेंस रहेगा। तो क्या होता है, अब बात करते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। मुझे तो ये बड़े साइज के हैं छोटे साइज के हैं? छोटे। या तो एल्बुमिन तो सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, और या तो गामा ग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडीज, ये तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं बहुत छोटे। तो क्या होगा, अब ये छोटे कंपोनेंट जो है ये भी हाई से लो भागने की कोशिश करेंगे, पर ये इतने छोटे होते हैं कि फाइब्रिन का नेट इनको रोक नहीं पाएगा। तो ये जो छोटे कंपोनेंट्स हैं ये क्लॉट से होते हुए बॉडी के बाहर एक येलो कलर के फ्लूइड में निकल जाते हैं, जिसको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। एम्स में एक बार असर्शन आया था, बताओ सही है गलत है? ब्लड सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज। सही तो है। अरे ब्लड सीरम में क्या है? एल्बुमिन है, गामा ग्लोबुलिन है, और गामा ग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडीज होता है। अब मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप मुझे सोच के बताना सही गलत ना। कैलकुलेशन, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस कॉर्पसल। सही बेटा, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस कॉर्पसल। अगला सुनो, ब्लड माइनस कॉर्पसल इज इक्वल टू प्लाज्मा। अगला सुनो, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। समझो जो एल्बुमिन है, एंटीबॉडीज है, इनका क्लॉटिंग में कोई रोल नहीं है ना, तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन और बाकी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो क्या बचा? सीरम। चेक करो पेज नंबर 115, राइट साइड वाला पेज है। बीचों बीच हमने पढ़ा था क्लॉटिंग फैक्टर्स, उस क्लॉटिंग फैक्टर्स के जस्ट ऊपर देखो, उस क्लॉटिंग के ऊपर देखो दो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ब्लड माइनस कॉर्पसल इज इक्वल टू प्लाज्मा। मिला क्या? और एक लिखा हुआ है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, वो माइनस की जगह इक्वल छप गया है, उसमें से एक लाइन हटा दो। तो ये फाइब्रिनोजन माइनस करने का मतलब क्या हुआ? क्लॉटिंग फैक्टर्स। यानी प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो क्या बचता है? सीरम बचता है। अब एक चीज समझना, समझो ना, देखो यहाँ पर हमने ब्लड क्लॉट भी बना दिया, अच्छी बात है ना, लेकिन अब एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुना देखो क्या होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्लेटलेट्स के उन तीन फंक्शंस पर। हमने प्लेटलेट के फंक्शन छोड़े थे, आ जाओ पेज नंबर 111 पर। आप भूल जाओगे, मैं नहीं भूलूंगा। पेज नंबर 111 पर देखो, नीचे नीचे प्लेटलेट्स के तीन फंक्शन है। देखो बच्चों, पहला फंक्शन तो हम देख चुके हैं, क्या प्लेटलेट क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कुछ होता है एक्सो या एंडो? एंडो। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है क्लॉटिंग की शुरुआत करवा देगा। अब मुझे बताओ, क्या क्लॉटिंग की शुरुआत होते ही पलके झपकते क्लॉट बन जाएगा क्या? 2 से 8 मिनट लगेंगे ना। तो तब तक प्लेटलेट्स क्या चाहते हैं कि ब्लीडिंग कम हो, तो समझना जो प्लेटलेट्स रप्चर हो वही यहाँ पर क्या रिलीज करते रहते हैं? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन क्या करेगा? वाहिनी संकुचन। तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा ना, ताकि तब तक ब्लीडिंग कम हो। और आप पढ़ चुके हो एनिमल टिश्यू में सेरोटोनिन का केमिकल नेम होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। आप देखो पेज नंबर 111 पर नीचे नीचे प्लेटलेट्स का देखो लास्ट फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसमें सेकंड फंक्शन देखो लिखा हुआ है, यह है वाहिनी संकोचक सेरोटोनिन भी स्त्रावित करता है। ये हमारा एसोसिएशन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग में तो हेल्प करता ही है, पर साथ साथ ये जो एंडोथेलियम रप्चर हुई है, ये जो क्षतिग्रस्त हुई, इसकी मरम्मत भी तो करनी पड़ेगी। अरे बेटा समझो, वो क्लॉट जिंदगी भर थोड़ा रहता है। आपने देखा क्लॉट जो है अपने आप हट जाया करता है, तो समझना इस एंडोथेलियम को रिपेयर करना पड़ेगा, और इसको रिपेयर करने में भी प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन लेना। मैं मेडिकल कॉलेज का थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपको समझाऊंगा, सब में आना चाहिए। क्या होता है सुने ना, देखो जब ये एंडोथेलियम रप्चर होती है ना, सुनो बच्चों ना, जब ये एंडोथेलियम रप्चर हो गई तो इसकी जो सरफेस होती है, इसकी जो सतह होती है वो चिपचिपी हो जाती है, म्यूसिलेजिनस हो जाती है, जिलेटिनस हो जाती है। एंड प्लेटलेट्स हैव द टेंडेंसी टू चिपक ऑन द चिपचिपी सरफेस। बोर्ड में लिखा हुआ है जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है चिपचिपी सतह पर आसंजित हो जाने की, चिपक जाने की। तो समझना क्या होगा, मान लो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भरमार है, और होती भी है, कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर एमएम। तो आपने क्या देखा कि कुछ प्लेटलेट्स तो रप्चर होकर मान लो क्लॉटिंग में हेल्प कर रही होगी,
अब समझना, बाकी जो बची प्लेटलेट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं इस एंडोथेलियम को रिपेयर करने में। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखो क्या होगा, प्रेशर की वजह से जो है वो प्लेटलेट बाहर भाग रही है, तो समझो अब क्लॉट बन चुका है तो बाहर तो नहीं निकल पाएंगी, तो क्या होता है, ये प्लेटलेट्स, ये जो रप्चर्ड एंडोथेलियम है, जो चिपचिपी है, आकर इसे चिपकने लग जाती है। तो मैंने आपसे कहा उनकी चिपचिपी सतह पर चिपकने की प्रवृत्ति होती है, तो समझना ये प्लेट्स यहाँ आकर लेटने लग जाती है। प्लेट लेट, प्लेट लेट, अरे वो समझ आ रहा है ऐसा कुछ। तो क्या होगा, अब ये प्लेटलेट्स एक दूसरे से ऐसे चिपकने लगेंगे, कुछ इस तरह चिपकने लग जाती है और पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं प्लेटलेट प्लग। क्या कहते हैं, प्लेटलेट प्लग। और ये प्लेटलेट प्लग इस एंडोथेलियम को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। मैं आपको समझाऊं कैसे ना, एक चीज समझो, ये जो प्लेटलेट्स यहाँ पर होती है ना बेटा, समझो ना, ये रिलीज करती है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13, है ना। आपको नहीं समझना है पर समझा देता हूँ। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 उसे हम कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यानी समझना ये प्लेटलेट्स रिलीज करती है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13, यानी समझना फाइब्रिन को स्टेबल करने वाला। ताकि समझो आपने जो जाल बनाया ये यहाँ पर मजबूती से रहे तो सही। अरे पता पड़ा आपने जाल बनाया और प्रेशर की वजह से इन्होंने धक्का मारा और जाल हट गया, तो क्लॉट बनेगा कैसे। तो समझना फाइब्रिन को स्टेबल करने के लिए एक फैक्टर होता है, उसे हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13, वो भी प्लेटलेट रिलीज करते रहते हैं। तो तब तक ये जो क्लॉट है ये बिल्कुल मजबूत रहता है। पर अब समझो ना, जब समय आ गया है इस क्लॉट को हटाकर एंडोथेलियम को रिपेयर करने का, तो मैं आपको बता चुका हूं प्लेटलेट्स के अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन था थ्रोम्बोस्थेनिन, याद आ रहा है क्या। प्लेटलेट में संकुचन की प्रॉपर्टी होती है, तो देखो क्या होगा, अब ये प्लेटलेट जो है ऐसे संकुचन करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। और देखो जब ये ऐसे खींचेंगे, इनके साथ क्या चिपका हुआ है, फाइब्रिन। तो फाइब्रिन का जाल सिकुड़ेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो दोनों कटे हुए सिरे एक दूसरे के नजदीक आएंगे ना। आप समझने की कोशिश करें, देखो मान लो ये पूरी ब्लड वेसल थी, पूरी ऐसे समझो जो है, इसको जब डैमेज हुआ कि ऐसे टूट गए, तो ऐसे टुकड़े बन गए। ये एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम। अब समझो यहाँ पर आपने क्या चिपका दिया, फाइब्रिन। तो हमारा ब्लड कॉर्पसेस को उसमें फंसा दिया, तो ब्लड क्लॉट बन गया। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पर नीचे कौन चिपके, प्लेटलेट। इधर कौन चिपके, प्लेटलेट, प्लेटलेट प्लग। अब ये प्लेटलेट जो है संकुचन करते हैं, और ये किससे चिपके हुए हैं, फाइब्रिन। जब इनमें संकुचन होगा तो फाइब्रिन का जाल भी तो खींचेगा, और जब फाइब्रिन खींचेगा तो दोनों कटे हुए सिरे पास पास आएंगे, और जब पास आ जाएंगे तो कुछ समय के बाद जुड़ जाएंगे, यानी एंडोथेलियम रिपेयर हो गई ना। तो समझे, प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट प्लग बनाकर एंडोथेलियम की मरम्मत कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द प्रवृत्ति टू चिपक ऑन द चिपचिपी सरफेस। आप प्लेटलेट्स का पहला फंक्शन पढ़ो, देखो पेज नंबर 111, पहला फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, यह रक्त वाहिनियों की क्षतिग्रस्त एंडोथेलियम की मरम्मत करते हैं, प्लेटलेट प्लग बना देते हैं, क्योंकि इनमें किसी चिपचिपी सतह पर आसंजित होने की, चिपकने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब प्लेटलेट्स का 10 नंबर वाला पॉइंट पढ़ो, मैं कुछ भी छोड़ के जाऊंगा। देखो 10 में क्या लिखा हुआ है, क्रांतिक संख्या क्रिटिकल काउंट 40,000 पर मिनट। मुझे तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। मान लो कि वो रह जाए 40,000, 40,000 समझो, इसको क्रिटिकल काउंट कहते हैं। क्रिटिकल काउंट मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए। वैसे नॉर्मली तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम की होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 40,000 तो होना ही चाहिए, ये क्रिटिकल काउंट है। मतलब इतना भी होगा तो भी काम चल जाएगा। इससे कम अगर हो गया तो क्लॉटिंग से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं। सोचो अगर मान लो क्रिटिकल काउंट भी कम हो गया, लो प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई, जैसे आपने सुना होगा डेंगू, सुना आपने डेंगू। डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, और उसका एक लक्षण होता है शरीर पर लाल धब्बे आ जाते हैं, लाल लाल डॉट्स आ जाते हैं। समझने की कोशिश करना, समझो अगर क्रिटिकल काउंट नॉर्मल से कम हो गया ना, मतलब समझो प्लेटलेट का काउंट अगर क्रिटिकल काउंट से भी कम हो गया तो क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि पुरपुरा डिजीज। पुरपुरा शब्द का मतलब होता है शरीर पर लाल धब्बे आना, जैसे कि डेंगू के अंदर होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, समझो ना। मान लो कि प्लेटलेट काउंट क्रिटिकल से भी कम हो गया, पहले आपको क्या होता था, कुछ प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉट बनाते थे, और कुछ प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट प्लग बनाकर एंडोन को रिपेयर करते थे। आप समझो आपके पास इतने प्लेटलेट्स बचे ही नहीं, तो देखो क्या होगा, जैसे ब्लड वेसल रप्चर हुई तो क्या होगा, वो प्लेटलेट्स भागेंगे और वो कोलेजन फाइबर से टकराएंगे, फट जाएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल देंगे और क्लॉट तो बन जाएगा। तो क्लॉट तो बन गया, लेकिन समझो अब उस क्लॉट को हटाकर एंडोथेलियम को रिपेयर करने के लिए प्लेटलेट नहीं बचे हैं। और समझो अगर प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा तो याद करो वो जो मैंने आपको बताया था फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो भी रिलीज नहीं होगा, और जब वो रिलीज नहीं होगा तो फाइब्रिन का जो जाल है वो धीरे धीरे लूज होने लग जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा ना। और अगर ये जाल अगर लूज हो गया तो समझो जो ब्लड सेल पहले इसमें अटक जाते थे अब वो नहीं अटक पाएंगे, वो इसको भेज कर बाहर निकलने लगेंगे। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मात्रा मुझे बताओ कौन निकलेंगे, आरबीसी। तो क्या होगा, आरबीसी जो है यहाँ से अब बाहर आने लग जाएंगे, और आरबीसी मान लो इस तरह से बाहर आए ऐसे समझो। अब समझो याद करो यहाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा,
यहाँ ब्लड प्रेशर कम है, तो कम ब्लड प्रेशर में आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लगेंगे, क्या बनेगा, रिलैक्स। कुछ याद आ रहा है क्या बच्चों में? लाल कलर यूज करना चाहिए, मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए ना, समझे ना। अब ये रिलैक्स त्वचा की अंदरूनी सतह पर जगह जगह पर ऐसे चिपक जाएंगे, और जब आप त्वचा को बाहर से देखोगे तो जगह जगह पर लाल धब्बे दिखेंगे, उनको पुरपुरा कहा जाता है। पढ़कर देखते हैं पॉइंट नंबर 11 जल्दी से। देखो लिखा हुआ है, यदि इनकी संख्या क्रांतिक संख्या से भी कम हो जाए तो त्वचा पर धब्बे, रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं, इनको पुरपुरा कहते हैं। इसी के साथ प्लेटलेट्स भी कंप्लीट होता है। देखो पॉइंट नंबर 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, प्लेटलेट के तीनों फंक्शन भी हो गए और ब्लड क्लॉटिंग समाप्त होता है। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। पी लो पानी वानी पी लो, जल ही जीवन है। सुना ना आपने, जल ही जीवन है। धरती पर पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी ना, इवोल्यूशन वाले से पढ़ाएंगे। आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। भूख तो लग रही है मुझे, पर ब्लड ग्रुप रह जाएगा ना। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? हमको दे दो, हम खा लेंगे ना। चलिए शुरू करते ना, सुने। वापस आएगी ही नहीं आएगी? इंतजार करें। पंद्रह सेकंड कर लेते हैं ना, किसी का भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। मेरी सोच को समझे आप, और शुरुआत के अगर 10-20 सेकंड निकल गए ना तो पूरा लेक्चर बेकार है। रहने दो, ये आएगी या भाग गई? चलिए शुरू करेंगे क्या? शुरू करते हैं, सुने ना। अब जो है ब्लड से संबंधित हम आखिरी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत आराम से पढ़ेंगे। पेज नंबर 115 पर हमें ब्लड क्लॉटिंग वाले को हेडिंग लिखा हुआ है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, है ना। मैं मानकर चल रहा हूँ कि 1:30 बजे तक क्लास जा सकती है बच्चों ना, है ना, पर उससे ज्यादा होगी भी नहीं, उससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते ना। तो कोशिश रहेगी सवा से बीच के 1:30 के बीच में जो हम फ्री होना चाह रहे हैं, और हो जाएगा ना। चलिए शुरू करते हैं, सुने ना। गुड मॉर्निंग। आप जाग रहे हैं ना? तुम नाराज हो गया? समय क्यों मांग रहा हो, 100 में आ रहा है, समझे ना। शुरू करते हैं ना, ब्लड ग्रुपिंग। अब अगर कोई बच्ची अंदर आती है तो आपकी नजरें उधर नहीं जाएगी ना, आपकी नजर सामने रहेगी ना। सही टाइम पे आ गई। देखो हेयर बैंड कैसा चमकदार लगा रखा ना, शाइनिंग शाइनिंग सा। शैल वी स्टार्ट? पढ़ने मूड में? चलिए शुरू करते हैं, सुना ना। अब हम एक छोटा सा हेडिंग पढ़ना चाहते हैं, खत्म हो जाएगा। ब्लड ग्रुप कह दो या फिर रक्त समूह कह दो, समझे ना। आप जेनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ चुके हैं क्या? आपने सुना होगा ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। तो पहली बात तो यहाँ पर जो हम ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ना। और आप जानते हो इस सिस्टम के अंतर्गत हम इंसानों के अंदर 4 प्रकार के रक्त समूह की बात करेंगे। बस सुनो, चलो नॉन स्टॉप सुन लो। एक होगा ए ब्लड ग्रुप, एक होगा बी ब्लड ग्रुप, एक होगा ए बी ब्लड ग्रुप, और एक होगा ओ ब्लड ग्रुप। टेक्निकली इसको जीरो कहा जाता है ना। पहले मैं आपको कुछ रटने वाली बातें बता देता हूँ। ये जो 3 ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए बी और ओ, इनकी खोज की थी मिस्टर लैंडस्टीनर ने। उनको जो है रक्त समूह का जनक, उनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग ही कहा जाता है ना। ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी वाला, इसकी खोज की थी पेज नंबर 117 पर गोल्डन की पॉइंट नंबर 15 ने, डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। लिखा हुआ है ना, मेरी जुबान से निकलना था, निकल गया। तो गोल्डन के पॉइंट सारे हो चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, है ना। ब्लड ग्रुपिंग को समझने की कोशिश करते हैं, पर एक चीज समझो, मैं पूरा लेक्चर पढ़ा दूं उसके बाद आप मुझसे ये सवाल मत पूछना, सर आपने ये तो बताया नहीं कि मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा। ये वाला बात जेनेटिक्स में है, आप क्रॉस पढ़ चुके हैं, आई ए आई ओ आई बी, है ना। वो वाला पार्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम बस डिस्कस करेंगे कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, ये सब बात हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सारा कंप्लीट होगा। चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप, ना सुने। लेकिन ब्लड ग्रुप शुरू करूं उससे पहले मैं मानकर चलूंगा कि आपने 2 शब्द जरूर सुने होंगे। एक एंटीजन होता है प्रतिजन, एक एंटीबॉडी होता है प्रतिरक्षी, है ना। एंटीजन को एग्लूटिनोजन कहते हैं, एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन कहते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को एग्लूटिनेशन कहा जाता है ना। समझो ना, जो एंटीबॉडी को जनरेट करवाता है, एंटीबॉडी को जनरेट करवाने वाला एंटीजन, और एंटीजन के खिलाफ जो बॉडी जनरेट होती है वो है एंटीबॉडी ना। और जो डिटेल में जो आप ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे, मैं मान के चलाऊंगा ये शब्द आपने सुनोगे, समझे।
एंटीजन जो होता है ना, वैसे एंटीजन नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और जो एंटीबॉडी है ये भी प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, ऐसे हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 4 अलग अलग इंसानों का ब्लड बनाया ना, मुझे लाल कलर का पेन यूज करना है तो वो नहीं चल रहा है, इसका नीले से चल रहा है, सुनना। देखो मैंने 4 अलग अलग इंसानों का यहाँ पर ब्लड बनाया। देखो ब्लड का मतलब ये जो डॉट डॉट बनाया ये तो क्या है, प्लाज्मा, और ये जो बनाया ये क्या है, आरबीसी। मैं यहाँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब शुरू करने जा रहा हूँ। ब्लड ग्रुप नजर के सामने ना, मॉर्निंग इसी कंप्यूटर को बहुत प्यार से पढ़ेगा ना, आपको लिखना कुछ नहीं है, सुने। ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन होते हैं, यानी रक्त समूह को परिभाषित करने वाले जो प्रतिजन होते हैं, वो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं। पहली बात तो इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर एंटीजन नहीं होते, होते होंगे, पर ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पर होते हैं। पहली बात तो ना, अब सुना ना, आरबीसी के सरफेस पर, बस सुने बच्चों ना, आरबीसी के सरफेस पर ए और बी टाइप का एंटीजन है या नहीं है, उस बेसिस पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि समझो, अगर किसी के आरबीसी पर ए टाइप का एंटीजन हो तो उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। जैसे मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे शरीर में जितना भी ब्लड होगा 5 लीटर, उसमें जितने भी आरबीसी होंगे उन सभी आरबीसी पर ए एंटीजन यानी ए प्रतिजन जरूर मिलेगा, समझो ना। अगर किसी के आरबीसी पर बी एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। अगर किसी के आरबीसी पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो वो ए बी कहलाता है। अगर किसी के आरबीसी पर ना ए है ना बी है, कोई और एंटीजन हो सकता है, पर ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले एंटीजन नहीं है, तो ना ए है ना बी है, तो उसको ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं या फिर जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यानी कि आरबीसी के सरफेस पर ए और बी टाइप का एंटीजन है या नहीं है, उस आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के हो सकते हैं। अगर ए एंटीजन है तो ए, बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और कोई भी नहीं है तो फिर वो जीरो ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप रहता है। अब सुनो बच्चों ना, देखो हमने देखा आरबीसी के सरफेस पर तो एंटीजन है, और या कोई प्लाज्मा के अंदर क्या मिलती है, एंटीबॉडीज, या कोई गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती है। अब जरा मुझे सोच कर आराम से पढ़ेंगे। मान लो कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके सभी आरबीसी से कौन सा एंटीजन है, ए, तो इसका मतलब उसने आज तक कभी बी एंटीजन नहीं देखा। समझो अगर उसने बी एंटीजन भी देखा होता तो उसका ब्लड ग्रुप तो ए भी हो जाता ना। बच्चों हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, नीट लेवल पर बहुत प्यार से समझो ना। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसने आज तक कभी बी एंटीजन नहीं देखा। तो मुझे सोच बताओ, अगर बाहर से उसके शरीर में बी एंटीजन आ जाए तो उसको क्या लगेगा, कोई अपना है या पराया है, पराया है, और पराये से खतरा हो सकता है, तो उसको मारने के लिए प्राकृतिक तौर पर नेचुरली इसके प्लाज्मा में क्या मिलती है, एंटीबॉडी। तो यहाँ मिलती है एंटीबॉडी बी। मुझे लगा इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए। इसके पास कौन सी एंटीबॉडी, कोई भी नहीं। अभी तो देखो ये दोनों को जानता है, इसके लिए कोई पराया है नहीं, कोई खतरा नहीं, इसको बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, बंदूक मतलब एंटीबॉडी रखने की इसको कोई जरूरत नहीं। मुझे था यहाँ कौन सी एंटीबॉडी होगी, दोनों होगी। इसके पास एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। देखो जो उसी पेज पर नीचे है, पेज नंबर 115 पर नीचे जो एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स जो है वो एनसीईआरटी का है। देखो उसमें 4 कॉलम है, हम पहले उसमें 3 पढ़कर देखते। देखो ना, सबसे पहले में लिखा हुआ है रक्त समूह, मिल गया क्या आपको। फिर उसके बाद मैंने देखो लिखा हुआ है लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन यानी एंटीजन, और देखो लिखा हुआ है फिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। चेक करते देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी पर एंटीजन ए है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, देखो एंटीजन दोनों है उसके पास पर एंटीबॉडी नील। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। तो हमारा एसोसिएशन अब सुना, मुझे बस इतना बताओ, ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमने डिफाइन किए, किस बेसिस पर डिफाइन किया है, एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीजन के बेसिस पर। तो हमारा अब समझने की कोशिश करते हैं। आइए चेक करते हैं कौन किसको खून दे सकता है, कौन किसे खून ले सकता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ, खून का लेना और देना कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहलाता है बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक एक चीज समझाऊंगा, सुनना ना। जो खून देता है उसको डोनर कहते हैं, एक एक बार समझाऊंगा, रक्तदाता। जो खून लेता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं, उसको एक्सेप्टर कहते हैं, रक्तग्राही। जो ब्लड देगा डोनर, दाता, जो ब्लड लेगा वो रिसीवर है, एक्सेप्टर है या फिर ग्राही है, वो समझ, यानी कि डोनर और रिसीवर। अब समझने क्वेश्चन ना, ये टॉपिक मैं आपको समझ रहा हूँ, उससे पहले एक चीज समझ लो। आजकल जो है पूर्ण ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नॉर्मली नहीं होता, पूर्ण ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है। समझ क्वेश्चन, जैसे कि देखो पूर्ण ब्लड से मतलब क्या है, मेरे ब्लड में प्लाज्मा भी है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, और समझो आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट भी तो है। तो नॉर्मली पूरे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नॉर्मली नहीं होता है, हम जरूरत के हिसाब से ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स को ट्रांसफर करते हैं। जैसे समझो, अपने नाम सुना सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, हम जो है ब्लड को ट्यूब्स के अंदर भर लेते हैं, मशीन में डालते हैं, बहुत पावर के साथ घुमाते हैं, तो ब्लड के सारे कंपोनेंट्स हम पृथक कर सकते हैं। हम प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट अलग कर सकते हैं, तो जरूरत के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे आपने अखबार में कई बार ऐड पढ़ा होगा, मेरे छोटे भाई को डेंगू है, प्लेटलेट की जरूरत है। अब जिसको प्लेटलेट की जरूरत है उसको हम प्लाज्मा क्यों देंगे,
उसको जो है हम आरबीसी क्यों देंगे, उसको सीधे क्या चढ़ाएंगे, प्लेटलेट चढ़ाएंगे। क्या कुछ हमारा, यानी कि इस टॉपिक में आप ये ध्यान रखना, जब भी डोनर ब्लड देगा तो क्या देगा, सिर्फ आरबीसी। यहाँ पर जो है सिर्फ आरबीसी का ट्रांसफर होगा, प्लाज्मा का या फिर प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी का ट्रांसफर नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, समझो बच्चों, पूर्ण ब्लड का ट्रांसफ्यूजन रेयरली होता है, नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली जो है आरबीसी का ही ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब अगर मान लो मैं ये वाला ब्लड इसको दूंगा तो मुझे तो ये उधर क्या लेकर जाएगा, बी एंटीजन या एंटीबॉडी ए, बी एंटीजन या कुछ समझ कुछ, यानी कि हम प्लाज्मा का ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। आप मुझे बताना, पहले चेक करते हैं कौन किससे ले सकता है। आप मुझे सोच के बताओ, ए वाला ए से ले सकता है क्या, ले सकता है। क्यों, क्योंकि वो क्या लेकर आएगा, ए एंटीजन। इसको लगेगा कोई अपना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, यानी ए वाला ए से ब्लड ले सकता है। क्या ये बी से ले सकता है क्या, नहीं। इसका रीजन ये नहीं है कि सब बी से इसलिए ले सकता क्योंकि वो एंटीबॉडी इसको डैमेज कर देगी, नहीं। आपको तो जो प्लाज्मा का ट्रांसफर नहीं होगा, ए वाला बी से क्यों ले सकता, क्योंकि वो बी एंटीजन लेकर आएगा, ये उसको डैमेज कर देगा। समझ में आ रहा है क्या, यानी ए वाला बी से नहीं ले सकता। क्या ए वाला ए बी से ले सकता है क्या, ले सकता है, नहीं 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 नहीं, हाँ, ए वाला ए बी से ले नहीं सकता, ए बी को दे सकता है। समझो, ए वाला ए बी से क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये बी को नहीं जानता। समझ में आ रहा है क्या, ये एंटीबॉडी उसको डैमेज कर देगी। समझो, मुझे तो क्या ए वाला ओ से ले सकता है क्या, यस सर। सर कैसे लेगा, देखो ना सर, उसकी एंटीबॉडी उसको, मैं फिर कह रहा हूँ प्लाज्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। अरे बेटा, उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, जानने पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई अपना पराया नहीं, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि ए वाला किससे ले सकता है, ए और ओ से। इसी बात को कहने का अलग तरीका ना, ए वाला ले सकता है ए और ओ से। इसका मतलब ए को दे कौन सकता है, ए और ओ। ए वाला ले सकता है ए और ओ से, इसका मतलब मेरे लिए रक्तदाता कौन होंगे, ए और ओ। अब उस टेबल में आप देखो, लास्ट कॉलम में, उस टेबल में लास्ट कॉलम में देखो लिखा हुआ है रक्तदाता समूह। इसका मतलब ए जिसको दे सकता है वो नहीं, ए के लिए रक्तदाता कौन है, तो ए किससे ले सकता है, तो ए ले सकता है ए और ओ से। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली बी वाला किससे ले सकता है, बी और ओ से। तो लिखा बी वाला बी और ओ से। मुझे सोच कर था ए बी वाला किससे ले सकता है, सबसे, अरे समझो, ए से ले सकता है, उसको जानता है, बी से ले सकता है, बी को जानता है, ए बी से ले सकता है, दोनों को जानता है, इससे ले सकता है, जानने की जरूरत नहीं है। तो ए बी वाला ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, पूरे ब्रह्मांड में सबका खून ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही। या कुछ समझ सोच, आप देखो ए बी के लिए रक्तदाता कौन कौन है, सारे हैं। मुझे सोच के था ओ वाला किससे ले सकता है, ये मत बोलना किसी से नहीं है, अरे ओ से तो ले सकता है ना। ये ए से नहीं ले सकता क्योंकि ए एंटीजन को नहीं जानता, ये उड़ा देगा, बी वाले को ये उड़ा देगा, ए बी वाले को दोनों उड़ा देगा। तो ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। आप चेक करो, ओ वाले के लिए रक्तदाता समूह सिर्फ ओ होता है। एनसीईआरटी की टेबल तो हो गई, पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए उल्टा चेक करते हैं। चलो थोड़ा उल्टा चेक करते हैं, कोशिश करना मुझे बताओ, आओ देखते हैं कौन किसको खून दे सकता है ना। ये तो लेने की बात होगी, अब कौन किसको दे सकता है आप सोच के बताना। क्या ए वाला ए को दे सकता है, क्या दे सकता है। क्या ए वाला बी को दे सकता है, नहीं दे सकता। क्या ए वाला ए बी को दे सकता है, दे सकता है। बेटा ए वाला ए बी से ले नहीं सकता क्योंकि वो बी को नहीं जानता, पर ए वाला ए बी को दे सकता है क्योंकि ये ए को जानता है। समझ ऐसा कुछ, यानी कि मुझे सोच बताओ, क्या ए वाला ओ को दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। यानी ए वाला ए और ए बी को दे सकता है, सिमिलरली बी वाला बी और ए बी को दे सकता है। मुझे पता ए बी वाला किसको दे सकता है, अरे ए बी को तो दे सकता है ना। अरे ए बी वाला उसको नहीं दे सकता कि वो बी को नहीं जानता, उसको नहीं दे सकता वो ए को नहीं जानता, उसको नहीं दे सकता वो किसी को नहीं जानता। तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। ओ वाला किसको दे सकता है, सबको। सर सबको कैसे देखा, देखो ना सर, इसकी एंटीबॉडी सबको उड़ा देगी, प्लाज्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। अरे बेटा ओ वाला सबको दे सकता है ना, इसके पास एंटीजन ही नहीं है ना, कोई जानने पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि ओ वाला जो है ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को, सबको खून दे सकता है, इसलिए ये है यूनिवर्सल डोनर, इसको सर्वदाता कहते हैं। समझ ऐसा कुछ, यानी कि ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ होता है यूनिवर्सल डोनर। ये सब बातें कहां लिखी है, पन्ना पलटो, पेज नंबर 116, ऊपर ऊपर देखो 6-7 लाइनों का एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हेडिंग आप लगा लोगे क्या, चलिए ना। अब उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग है आरएच फैक्टर, इसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं, सुनना ना। सबसे पहले तो वहां पर एक फैक्चुअल बात लिखी है, पढ़कर देख लो। आरएच फैक्टर की खोज जो है वो लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस मंकी में की थी, रीसस आरएच, इसलिए उसको आरएच फैक्टर कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सुने बच्चों, सुने। जिस तरह से हमने देखा
आरबीसी के ऊपर ए और बी टाइप का एंटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरह से आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आरएच एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव, अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव। तो देखो वहां पर एक फैक्चुअल कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे सर्वे किया तो देखो लिखा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर 97% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, 3% आरएच नेगेटिव हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो 80% आरएच पॉजिटिव है, 20% आरएच। लिखा हुआ ना बेटा ये। अब सुना समझो ना, ये जो हम कहते हैं ना, अरे यार मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द आरएच की वजह से होता है। अगर आरएच एंटीजन है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो आप मुझे सोच के बताना, आप मुझे सोच के बताना, 10वीं क्लास का बच्चा बता सकता है मुझे। तो अगर मान लो किसी का आरबीसी ऐसा है, मान लो किसी का आरबीसी जो है वो ऐसा है, मुझे तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए बी पॉजिटिव, या सब ऐसा कुछ, ए है बी है तो ए बी है, और आरएच है तो पॉजिटिव है। जब मुझे सोच के बताओ ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव। अब मुझे सोच के बताओ ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी नेगेटिव। सोच के बताओ ये वाला कौन सा है, ओ नेगेटिव। अरे ना ए है ना बी है तो ओ है, और आरएच भी है तो नेगेटिव है। मुझे सोच रहा ये वाला कौन सा है, ओ पॉजिटिव। ये समझ रहा है, ऐसा कुछ। अब सुनो ना, इंपॉर्टेंट समझो। आपने देखा जो बी एंटीजन को नहीं जानता था, नेचुरली उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी होती है। जो ए एंटीजन को नहीं जानता, नेचुरली प्राकृतिक तौर पर पहले से उसके पास एंटीबॉडी होती है। तो लेकिन खास बात समझना, आरएच एंटीजन के खिलाफ पहले से प्राकृतिक तौर पर आरएच एंटीबॉडी, आरएच प्रतिरक्षी नहीं होती। चाहे वो आरएच पॉजिटिव हो, चाहे वो आरएच नेगेटिव हो, आरएच एंटीबॉडी पहले से नहीं होती है। मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मान लो ये गुड़िया है, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। समझने की कोशिश करते हैं ना, समय है ना हमारे पास। मान लो इस गुड़िया का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मान लो इस गुड़िया का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। आपने सोचा था ना, इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इनके आरबीसी पर एंटीजन कौन से हैं, ए और आरएच। प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, आरएच एंटीबॉडी नहीं होगी। मान लो कि इनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो आरबीसी पर एंटीजन कौन से होंगे, सिर्फ ए। प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, आरएच एंटीबॉडी नहीं होगी। यानी कि चाहे वो आरएच पॉजिटिव इंसान हो या आरएच नेगेटिव हो, पहले से आरएच प्रतिरक्षी नहीं होती है। ऐसा हमारा ऐसा कुछ, लेकिन समझ जाना। मान लो बेटा ये जो है ये ए नेगेटिव है, यानी आरएच नेगेटिव। मुझे बताओ अगर बाहर से इनके अंदर आरएच एंटीजन आ गया तो अब इनको क्या लगेगा, कोई पराया है। तो पहले से उस आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, पर अब इनका प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और उन सभी आरबीसी को डैमेज कर देगा जिन पर आरएच एंटीजन होगा। तो मुझे सोच बताओ, पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए। क्या नेगेटिव का पॉजिटिव दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो समझना, इसीलिए आपके बोर्ड में जो है, जो हमने वो पढ़ा ना, देखो यहाँ पर वो फैक्ट्स लिखे हुए हैं 97%, उसके नीचे देखो एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ का पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, यदि। अरे वर्ड मिला क्या, यदि। मुझे तो नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव के साथ मिक्स कर सकते हैं क्या, कर सकते हो। पर पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो मैंने ऐसा पूछा, वो लिखा हुआ मैं आपके साथ करता हूँ। यदि आरएच रहित यानी आरएच नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। पहले से नहीं होती है, बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलाना भी आवश्यक होता है। यानी कि पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को नहीं देना चाहिए, नेगेटिव का पॉजिटिव को दिया जा सकता है। अब इस टॉपिक में एक छोटा सा हेडिंग, लास्ट हेडिंग समझाना चाहता हूं, वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ना समझना बहुत आसान है और एनसीईआरटी का है, इसको सुन ले फिर हम लेक्चर बंद करेंगे बच्चों। सुन लेना, पहली बात तो ये एक स्पेशल केस है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्पेशल केस सुनना ना। ये स्पेशल केस कब होता है, जब मदर हो आरएच नेगेटिव, प्लीज सुन लो, मदर आरएच नेगेटिव हो और आरएच पॉजिटिव फादर हो। समझ मुझे तो मदर आरएच नेगेटिव है, समझ मान लो कि जो फीमेल है वो आरएच नेगेटिव हो और ये सुना, ये सिंबल तो समझ में आते हैं ना। ये जो है फीमेल के लिए यूज करें और ये मेल के लिए यूज करें ना, समझने की कोशिश, समझो ना। मुझे तो मदर आरएच नेगेटिव, इसका मतलब इनके आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं है। वो तो इनके प्लाज्मा में क्या पहले से आरएच एंटीबॉडी होगा क्या, नहीं होगा। मैं आपको तो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से आरएच एंटीबॉडी नहीं होती है। अब एक चीज समझ ना, पहली बात तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, गर्भ रक्ताणु कोरकता एक्टोप्लास्टोफिलिस, ये भी एक स्पेशल केस है। ये तभी होगा जब फीमेल नेगेटिव और मेल पॉजिटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं होगा मैं आपको समझा दूंगा, बस फिलहाल इतना याद रखो, एरिथ्रोब्लास्टोफिलिस एक स्पेशल केस है। और कब होगा, जब मदर नेगेटिव और फादर पॉजिटिव हो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो लाइव टेलीकास्ट में मेरी आवाज आ रही है ना, जो मेरी आवाज आ रही है आपको, आ रही है ना, सुने ना, समझो। अब आरएच एंटीजन, समझो एंटीजन क्या है, प्रोटीन है।
और प्रोटीन बनते हैं जीन के एक्सप्रेशन से। आपने सुना होगा वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, सुना है आपने ये? और आप ये भी जानते होंगे जीन दो टाइप के, डोमिनेंट प्रभावी, रिसेसिव अप्रभावी। डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, पर रिसेसिव वाले को होमोजाइगस में, ये पता है ना आपको? समझो खास बात क्या है, हमारे अंदर यानी ह्यूमंस में आरएच एंटीजन, प्रोटीन तो है, आरएच एंटीजन को बनाने वाला जीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर आरएच एंटीजन को बनाने वाला जीन कैसा होता है? डोमिनेंट। इसीलिए हम कहते हैं मदर और फादर में से किसी एक के भी गैमेट में, चाहे वो मदर के एग हो या फादर की शुक्राणु स्पर्म हो, किसी एक के भी गैमेट में अगर आरएच यानी कि जीन आ गया तो कंफर्म है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और बनने वाला बच्चा कैसा होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। ये समझ लेकिन एक चीज समझो, अगर मान लो मदर आरएच नेगेटिव है तो इनके एग में तो आरएच का जीन नहीं आएगा, कंफर्म है। और समझो फादर आरएच पॉजिटिव तो जरूर थोड़ा है सभी स्पर्म्स में वो जीन आ जाए। आपने नाम सुना लॉस सेग्रीगेशन? ऐसा मैंने हो सकता है कि कुछ स्पर्म्स में आरएच एंटीजन जीन ना आए। मैं आपको ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन में बच्चा आरएच नेगेटिव हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन का बच्चा आरएच नेगेटिव हो सकता है, पर हम मानकर चलेंगे कि अगर पहला बच्चा पॉजिटिव हो जाए और दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं इनका कॉम्बिनेशन से बच्चा आरएच नेगेटिव हो सकता है, पर हम मानकर चल रहे हैं कि अगर पहला बच्चा पॉजिटिव हो और उसके बाद अगला बच्चा भी अगर पॉजिटिव बनता है तो क्या होगा? तो होगा एरिथ्रोब्लास्टोफिलिस। मैं आपको समझाता हूं कैसे, है ना? हम मानकर चल रहे हैं कि इधर से जो स्पर्म आए उसमें आरएच एंटीजन जीन आ गया, और अगर वो आ गया तो डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बनने वाला बच्चा कैसा बनेगा? आरएच पॉजिटिव। मान लो बच्चों ये है फीटस नंबर 1, ऑफस्प्रिंग नंबर 1। ये बच्चा मान लो आरएच पॉजिटिव बनने लगा, इसका मतलब इस बच्चे के सभी आरबीसी पर क्या एक्सप्रेस होगा? आरएच एंटीजन। क्या होगा? आरएच एंटीजन। अब कंफर्म सी बात है, ये जो बच्चा है बच्चों मां के अंदर डेवलप होने लगा। मैंने बीच में इस तरह से प्लेसेंटा बनाया है, आपने सुना होगा इस तरफ जो है अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, उसमें अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन। इंटरेस्टिंग बात ये है प्लेसेंटा इज अ नॉन वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, यानी जब तक प्लेसेंटा होगा ना, मां का खून और बच्चे का खून डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। तो समझना, मां का खून उधर है, बच्चे का खून इधर सेपरेटेड है। समझो प्लेसेंटा बन चुका था, उसके बाद भी हम आरबीसी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा? मान लो कि खुशखबरी वाला दिन आया, मान लो कि हैप्पी बर्थडे वाला दिन आया, मान लो जो है पार्चुरेशन वाला दिन आया, मान लो डिलीवरी वाला दिन आया, मान लो प्रसव वाला दिन आया, मान लो ऑक्सीटोसिन वाला दिन आया। सुना ना आपने ये? तो देखो क्या होगा, आपको पता होगा जब डिलीवरी वाला दिन आता है प्लेसेंटा रप्चर होता है, और जब प्लेसेंटा रप्चर होगा तो जो यहाँ ब्लड वेसल्स हैं वो भी तो रप्चर होंगी, और जब ब्लड वेसल रप्चर होंगी तो पहली बार बच्चे का खून माँ के खून से मिलेगा, और बच्चा आरएच पॉजिटिव था तो बच्चे के आरबीसी माँ के अंदर जाएंगे। मुझे तो ये क्या लेकर जाएंगे? आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन मुझे तो माँ को लगेगा कोई अपना है या पराया है? पराया है, किसी अपने से कोई पराई चीज आई है। मुझे तो इस एंटीजन के खिलाफ क्या उनके पास पहले से आरएच एंटीबॉडी है? क्या नहीं है? पहले से तो नहीं होती, लेकिन अब उनका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगेगा। पर आपने शायद सुना होगा एक होता है प्राथमिक इम्यून रिस्पांस, एक होता है द्वितीयक इम्यून रिस्पांस। थोड़ा आइडिया किया आपको? इम्यून सिस्टम एक ग्राफ दिया था बच्चों, इंटेंसिटी, तीव्रता वर्सेस समय। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होता है उसमें समय ज्यादा लगता है पर इंटेंसिटी कम होती है, और सेकेंडरी वाले में समय कम लगता है पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है। मुझे तो अभी आरएच एंटीबॉडी बनने लगी है। ये प्राइमरी के सेकेंडरी है? प्राइमरी स्लो होगा या फास्ट? स्लो होगा ना। अब मुझे तो मां के अंदर आरएच एंटीबॉडी बनने लगी। मुझे तो ये आरएच एंटीबॉडी किसको मारने के लिए बन रही है? खुद के आरबीसी या बच्चे के आरबीसी? बच्चे के आरबीसी। पर ये इतनी मात्रा में बनती, क्योंकि स्लो हो रहा था ना, ये इतनी मात्रा में बनती और इस बच्चे पर अटैक करती। उतने देर में तो डॉक्टर ने बच्चे को बाहर निकाला, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी, मुबारक हो जी आपके घर में शेर पैदा हुआ है। अब समझ में आ रहा है क्या? या लक्ष्मी पैदा हुई है? अब समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले जो है माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन तोड़ना जरूरी होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन टूट जाए। अब समझो कनेक्शन टूट गया तो बच्चा तो निकल गया ना, फर्स्ट डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन समझना, लेकिन अब माँ के अंदर क्या बन चुकी है? आरएच एंटीबॉडीज। मुझे मोर एप्रोप्रिएटली कहना चाहिए स्मरण कोशिका बन जाएगी, मेमोरी, या फिर आम भाषा में चलने देते हैं आरएच एंटीबॉडी बन चुके भरमार। अब वो बैठकर इंतजार करेंगी कि दोबारा से कोई आरएच एंटीजन आए तो सही। मैं फिर कह रहा हूं इनका दूसरा बच्चा नेगेटिव हो सकता है, पर हम मानकर चल रहे हैं कि अगर बनने वाला फीटस नंबर 2 ये भी पॉजिटिव बनने तो क्या होगा? अब वो क्या होगा? इस बच्चे में अगर ये दूसरा भी पॉजिटिव है तो उसके सभी आरबीसी कैसे बनेंगे? आरएच एंटीना वाले। तो समझो मां के अंदर तो एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी ना, तो इस बार सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, वो टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज होते हुए यहाँ आ जाएगी। सब प्लेसेंटा कुछ नहीं करेगा, प्लेसेंटा होगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आरएच एंटीबॉडीज आईजीजी टाइप की
और आईजीजी ट्रांसप्लेसेंटल होती हैं, तो समझना शुरुआती दिनों में ही, इनिशियल डेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो दूसरे बच्चे का परिवर्धन हो रहा है ना, परिवर्धन उसके शुरुआती दिनों में ही ये आरएच एंटीबॉडीज जो है ये टिश्यू फ्लूइड से होते यहाँ आ जाएंगी, इस दूसरे बच्चे के सभी आरबीसीज ब्लास्ट हो जाएंगे और फीटस की डेथ हो जाएगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। जब समझ आ गया ऐसा कुछ, कितना समझ आइए। तभी तो कहा जाता है आपको पीछे एक समय 2-3 बार सवाल मिलेगा, किस कॉम्बिनेशन की शादी नहीं करवानी चाहिए, तो सवाल यही जाता है आरएच नेगेटिव लड़की, आरएच नेगेटिव मदर नहीं, शादी कह रहा हूं मैं, शब्द को थोड़ा ध्यान से सुना करो, किसकी शादी नहीं करवानी चाहिए, तो आरएच नेगेटिव गर्ल और आरएच पॉजिटिव बॉय। या वो समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत नहीं, समझो दोनों अगर नेगेटिव तब तो बच्चा ही नेगेटिव है, और समझो अगर मदर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। समझो अगर मदर पॉजिटिव है और पहले बच्चे के आगे से अगर आरएच एंटीजन लेकर जाते भी तो मां को क्या लगता है कोई अपना है, वो एंटीबॉडी कभी बनाती नहीं, फिर दूसरा बच्चा भी चाहे आरएच पॉजिटिव होता तो कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए दोनों नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दूसरे बच्चे के मरने के चांसेस होंगे, जरूर थोड़ा मर जाए। एनसीआरटी लिखती है कि दूसरा बच्चा जो वो मर सकता है, और किस वजह से मरे एनसीआरटी लिखा है, देखो इसके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या हो जाएगा, इसको अनीमिया यानी रक्ताल्पता, समझ में, अनीमिया, और समझो आरबीसी टूट जाएंगे तो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन टूट जाएगा तो हीम टूट जाएगा, हीम टूट जाएगा तो बिलिरुबिन बन जाएगा, और बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाएगा तो बच्चों को जॉन्डिस हो जाएगा यानी कि पीलिया। तो एनसीआरटी लिखती है कि इस दूसरे बच्चे को जॉन्डिस, पीलिया या फिर रक्ताल्पता की वजह से इसकी मृत्यु हो सकती है। पर मुझे बताओ अगर ये केस भी है तो क्या हम इस दूसरे बच्चे को मरने से बचा नहीं सकते क्या? बचा सकते हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो बचा सकते हैं। मुझे बताओ इस दूसरे, पहले बच्चे को तो कोई खतरा था ही नहीं, मुझे बताओ दूसरे बच्चे को खतरा किससे है? मां के अंदर बनने वाली आरएच एंटीबॉडी। अब मुझे बताओ मां ने आरएच एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाई, दूसरे बच्चे के आरबीसी या पहले बच्चे के आरबीसी? पहले, दूसरा तो हमने अभी तक सोचा भी नहीं है, समझना, पहले बच्चे के आरबीसी के खिलाफ ये एंटीबॉडी बनती है। तो एक काम करो ना, मां के अंदर ये एंटीबॉडी बनने ही मत दो। तो क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, समझो इसमें सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि हमारा ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा नहीं कि पहला बच्चा डिलीवर हो गया हम 4 साल तक खुशियां मना रहे हैं, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब तक तो ये ब्लड मिल चुका होगा, दुनिया भर की मेमोरी क्रिएट हो चुकी होगी, तो फिर दिक्कत है। तभी जो एनसीआरटी लिखती है इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यानी पहले प्रसव के तुरंत बाद मां को दवाइयां खिला दो। उन दवाइयों में क्या होगा, आर्टिफिशियल आरएच एंटीबॉडी। समझने क्वेश्चन आपने सुना है, एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी, समझने क्वेश्चन समझो। मुझे तो मां जो है वो आरएच एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगी, पहले बच्चे के आरबीसी। तो देखो पहला बच्चा जैसे डिलीवर हुआ, अब उसके आरबीसी मां से मिलने जा ही रहे होंगे, तो आपने क्या किया, आर्टिफिशियल आरएच एंटीबॉडी दे दी, बाहर से दवाई दे दी ना, बनी बनाई एंटीबॉडी दे दी। वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, इन सभी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी और अपना काम करके यूरिन से बाहर निकल गई। अब मां के अंदर ये रहे नहीं ना, और जब यही नहीं रहेंगे तो मां का इम्यून सिस्टम आरएच एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, और जब वो नहीं बनेगा तो मेमोरी नहीं होगी, मेमोरी नहीं होगी तो अगली बार अगर सेकंड बच्चा पॉजिटिव भी हुआ तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा और दूसरा बच्चे को भी बचाया जा सकता है। यस होगा ऐसे पूछा, तो देखो वापस बोल रहा हूँ, यानी इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यानी पहले प्रसव के तुरंत बाद मां को क्या दे दो, आर्टिफिशियल आरएच प्रतिरक्षी, आरएच एंटीबॉडी दे दो। वो इन आरएच एंटीजन वाले आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके बाहर चली जाएंगी, तो मां के अंदर मेमोरी क्रिएट नहीं होगी और दूसरे बच्चे को भी बचाया जा सकता है। इसी के साथ जो है ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आपके मोड में देखो वो पूरा सा पैराग्राफ है आरएच चैप्टर में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, रीडिंग आप लगा लेना। उसके बाद बच्चों लसिका लिम्फ, ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। उसके बाद देखो 16 गोल्डन की पॉइंट है, हम सारे पढ़ चुके हैं। उसके बाद बिगिनर्स बॉक्स नंबर 3 है, ये आप सॉल्व कर लेना, पन्ना पलटो, राइट साइड वाले पेज पर हेडिंग लिखा हुआ है सर्कुलेशन या फिर परिसंचरण। ये हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। आज का लेक्चर कितना समझ में आ गया? चलिए ना, लाइव टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं, बच्चों मैं लेक्चर को बंद कर रहा हूं। एक बच्चा बोल रहा है तो फिर ब्लड ग्रुप चेक करवा कर ही शादी करनी चाहिए। बात सही है, यूएस में जब शादी होती है तो वहां पर आरएच फैक्टर मैच करवाया जाता है शादी से पहले। हमारे हिंदुस्तान में कुंडली मिलाते हैं। अब पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमको इसकी गंभीरता की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्योंकि समझो हमारे यहाँ पर मान लो कि लड़का जो है वो पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम चांस रहती है कि उसको जो दुल्हन मिल रही है वो भी पॉजिटिव है।
क्योंकि हिंदुस्तान में 97% लोग RH पॉजिटिव है ना। जब ये गैप थोड़ा ज्यादा हो गया ना 80% और 20% वाला, तो फिर कुंडली के अंदर RH फैक्टर मिलान वाला 36 गुण की जगह 37 गुण हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलिए ना, यहीं पर मैं लेक्चर को बंद कर रहा हूँ। तो लाइट टेलीकास्ट में जो बच्चे हैं मुस्कुराते रहेंगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।